लॉ ऑफ एजेंसी पार्ट 3। कौन एजेंट है, क्या उसके राइट्स हैं, वो आप पढ़ लेंगे आज, थोड़ा रिपीट कर लेंगे। क्या उसकी ड्यूटी है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल है या नहीं, ये सारा लास्ट क्लास से आप ये डिस्कशन कर रहे हैं। उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। पेज नंबर 13 ऑफ द नोट्स, राइट ऑफ एन एजेंट, राइट्स ऑफ एन एजेंट। एजेंट के क्या राइट हैं? सेक्शन 217, राइट ऑफ रिटेनर। सेक्शन 217 राइट ऑफ रिटेनर कह रहा है कि भाई अगर एजेंट ने कुछ खर्चा किया है, एक्सपेंसेस ऑफ एजेंट, एडवांस पेमेंट बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, एडवांस कोई पेमेंट की है या रेम्यूनरेशन लेना है, रेम्यूनरेशन ऑफ एजेंट, एजेंट ने ये सारे पैसे मालिक से लेने हैं, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जो उसे प्रिंसिपल की तरफ से आया है, ही कैन रिटेन द अबव अमाउंट। उसको ये सारे एक्सपेंसेस कवर करने का राइट है मालिक से, वो पैसे रख सकता है। कई बार क्या होता है, आपने कंसाइनमेंट में भी देखा होगा, कंसाइनर कंसाइनी को सामान देता है तो कंसाइनी से उसी वक्त थोड़े पैसे एडवांस ले लेता है कि तू तो बेच के पैसे ले ही लेगा, थोड़े एडवांस दे दे। वो एडवांस दे दिए कंसाइनर को, कंसाइनी ने या एजेंट ने प्रिंसिपल को, या कोई और खर्चे हैं रूटीन के जो एजेंट ने कर दिए, प्रिंसिपल से लेने हैं, कैरीज वगैरह या पैकिंग या कुछ और, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा, फिर इसमें एजेंट ने अपना कमीशन लेना है, रेम्यूनरेशन कह लो, कमीशन। ये सारे खर्चे, मान लो खर्चे प्लस एडवांस प्लस रेम्यूनरेशन 80,000 बनता है, और उसने माल बेचा 5 लाख का मालिक का, तो उस 5 लाख में से ये एक्सपेंसेस वो रिटेन कर सकता है। ये एजेंट का राइट है, राइट ऑफ रिटेनर। एजेंट के ये राइट हैं रिटेनर वाले, वो पैसे रिटेन कर सकता है, रोक सकता है। क्लियर? बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसमें? तो इस तरह से ये राइट ऑफ रिटेनर समझ आया कि किस तरह से उसको वो राइट है, वो कौन से राइट फॉलो कर सकता है, उसकी बात अपन ने की। उसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कोई भी डाउट। उसको ये सारे राइट्स हैं। तो फर्स्ट सेक्शन 217 क्लियर, वो पैसे रोक सकता है, अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकता है फ्रॉम द अमाउंट रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जैसे एजेंट ने मालिकों का माल बेचा, उसमें से अपने ये सारे पैसे काट सकता है, लो ये कहता है। सेकंड राइट, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, टू रिसीव रेम्यूनरेशन। एजेंट को रेम्यूनरेशन लेने का राइट है, बिल्कुल है, एजेंट को राइट है। जैसे मालिक ने कहा विद इन स्कोप एंड अथॉरिटी उसने काम किया, ठीक है, उसके अंडर, चाहे मालिक को बाद में रिजल्ट में फायदा हो या नुकसान, एजेंट को जैसे कहा उसने काम किया, उसके पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं, चाहे एंड रिजल्ट में प्रिंसिपल को फायदा हो नुकसान हो, एजेंट अपना कमीशन लेगा। एजेंट की जो ड्यूटी है उसने पूरी कर दी तो ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रेम्यूनरेशन। जैसे कि मैं कहूं कंपनी ने एक अंडर राइटर हायर कर लिया, अंडर राइटर शेयर बिकवाने के लिए, अंडर राइटर के थ्रू 1 लाख शेयर जो थे सब्सक्राइब हो गए, शेयर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक एंड पब्लिक पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2 ईच, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो एजेंट ने कंपनी को 2 लाख रुपए दिलवा दिया, पब्लिक से 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन आ गई।
2 लाख की कंपनी को, तो अंडर राइटर पूरा कमीशन लेने के लिए लायबल है। अंडर राइटर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम हिज कमीशन, वो अपना पूरा कमीशन लेगा, चाहे कल को वो जो पैसे अलॉटमेंट के दें या कॉल के ना दें। एजेंट कहता है जी मैंने, अंडर राइटर कहता है बंदे ढूंढ दिए, आपको एप्लीकेशन दिलवा दी, मेरा काम हो गया खत्म, आप अब किश्तों में पैसे लेते हो, लेते रहना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ना दे तो फॉरफिट कर लेना, आपके पास तो बहुत बढ़िया तरीका है। एप्लीकेशन का पैसा कौन छोड़ेगा, आप वार्निंग दे दो, फॉरफिट कर लेना, तो अंडर राइटर का काम पूरा हो गया है। जैसे मान लो आई एम द एजेंट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, सपोज मैं फिलिप्स इंडिया का एजेंट बन गया, कोई डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है मुझे मिलता, डेल क्रेडिट मिलेगा तो मेरी ड्यूटी है बैड डेट्स को उठाने की, सारे पैसे दिलवाने की मेरी गारंटी है, ऐसा होता है। सपोज कि मुझे कोई डेल क्रेडिट नहीं मिलता, मुझे उधार और कैश सब तरह से माल बेचने का अलाउड है, मैंने माल बिकवाया, मालिकों का माल बिक गया, मेरा कमीशन पक्का है, मेरे पार्ट पे कोई गलती नहीं, जैसे फिलिप्स वालों ने कहा प्रिंसिपल ने वैसे बेचा, कैश उधार, मेरे पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं, तो मैं पूरे पैसे ले सकता हूं मेरे कमीशन के, चाहे कल को बैड डेट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि मैंने कोई डेल क्रेडिट कमीशन लिया ही नहीं, मैंने कोई गारंटी दी नहीं पैसे की रिकवरी की। हाँ, अगर डेल क्रेडिट कमीशन is paid to the agent, then agent is liable for the whole amount of bad debts incurred during the normal course of business, तो उसकी गारंटी है पैसा दिलवाने की, फिर उसको बैड डेट्स उठाने पड़ते हैं, वरना नहीं। एजेंट के पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं तो वो रेम्यूनरेशन लेगा। तो सेक्शन 219 कहता है एजेंट रेम्यूनरेशन ले सकता है जब तक कि कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं है डेल क्रेडिट कमीशन टाइप का, तो एजेंट रीजनेबल रेम्यूनरेशन लेगा जब उसका काम कंप्लीट हो गया। कल को जैसे डेल क्रेडिट कमीशन है नहीं, अगले ने उधार माल बिकवा दिया, अपना कमीशन पक्का। क्लियर? एक बात बताओ, एजेंट को हमने कहा ओनली फॉर कैश माल बेचना है, कैश सेल ओनली, नो क्रेडिट इज टू बी अलाउड। एजेंट को क्लियर कट रिस्ट्रिक्शन है कि यू आर अलाउड टू सेल गुड्स फॉर कैश बेसिस ओनली, लेकिन एजेंट नेग्लिजेंट किस्म का था, उठा के उधार बेच दिया और बैड डेट्स होने शुरू हो गए। कोई डेल क्रेडिट कमीशन था नहीं, मालिकों को नुकसान उठाना पड़ गया, तो मालिक केस ठोक देंगे एजेंट पे कि तू कर कंपनसेट हमें, जब तुझे क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, फॉर कैश सेल ओनली, तूने क्या बेच दिया, उधार, तो ये जो लॉस है यू हैव टू बेयर इट, और तुझे कोई कमीशन नहीं देते क्योंकि तूने हमारी इंस्ट्रक्शन के अंडर काम ही नहीं किया, तूने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तूने तो बहुत नुकसान करवा दिया। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम कमीशन, क्योंकि तूने आउट ऑफ द स्कोप ऑफ बिजनेस या आउट ऑफ द टर्म्स ऑफ एजेंसी काम किया और हमारा पैसा डूब गया, तुझे कैश कहा था, तू उधार बेच गया, इस केस में तूने गलत काम किया तो तुझे कमीशन नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, उसे उधार कैश सब कहा गया है, अगला उधार बेचता है, कैश बेचता है, कमीशन उसका पक्का है, कल को पैसे आए ना आए उसका काम खत्म, उसने बेचने का काम था। पर हाँ, कॉमन प्रूडेंस को उसे जरूर यूज करना चाहिए। मान लो उसे डेल क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है, उधार कैश बेचने की पावर है, पर वो इंसॉल्वेंट आदमियों को बेच रहा है, पीछे पड़ा था, भैया तू अपना माल बेच देता है ऐसे इंसॉल्वेंट को। बंदा माल बेचते वक्त थोड़ी बहुत इंक्वायरी तो करता ही है कि भाई बंदा इंसॉल्वेंट था ऑलरेडी, तू उठा के उसको माल बेच रहा है इंसॉल्वेंट को, तो इस नेग्लिजेंस के लिए यू आर लायबल टू कंपनसेट द होल अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बॉर्न बाय प्रिंसिपल, तुझे उठाना होगा। तो राइट ऑफ रेम्यूनरेशन में इतना ही है। जैसे डेल क्रेडिट कमीशन वाला पॉइंट याद रखना, वो लेता है तो गारंटी, वरना कोई गारंटी नहीं, उधार सेल पे कमीशन पक्का। अंडर राइटर वाला एप्लीकेशन दिलवा दी, कमीशन पक्का, ऐसे, ठीक। तो यही कह रहा है नीचे एग्जांपल में, शेख फरीद बख्श वर्सेस हरगुलाल सिंह का, ये कह रहा है नीचे के पेज नंबर 13 पे, शेख फरीद बख्श वर्सेस हरगुलाल सिंह के केस में क्लियर कह रहा है, एक एजेंट रखा गया कस्टमर को माल बेचने, खरीदने बेचने के लिए, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया, एजेंट ने कस्टमर इंट्रोड्यूस करवा दिया, सेल डीड करवा दिया, एडवांस पैसे दिलवा दिए। एजेंट और क्या कर सकता है, कस्टमर मिलवा दिया, एडवांस बुकिंग अमाउंट दिलवा दिया, जैसे अंडर राइटर ने एप्लीकेशन मनी दिलवा दी, उसके बाद एजेंट का रोल पूरा हो गया। कल को बाकी के पैसे वो ग्राहक ना दे
तो आप एडवांस मनी फॉरफिट कर लेना। ये बाकी अलॉटमेंट कॉल ना दे तो आप एडवांस एप्लीकेशन फॉरफिट कर लेना। एजेंट के पार्ट पे कोई गलती नहीं, वो अपना कमीशन लेके रहेगा। थर्ड, अगर एजेंट ने मिसकंडक्ट किया है तो वह एजेंसी पे कमीशन नहीं ले सकता, बल्कि उस मिसकंडक्ट से जो प्रिंसिपल को लॉस हुआ है वो कंपनसेट और करेगा। जैसे कहा था कि कैश बेच, वो उधार भी बेच रहा है, तो इसमें जो प्रिंसिपल को लॉस हुआ है उसे बेयर करने के लिए एजेंट लायबल है, ये बात कह रहा है, गिल्टी होल्ड होगा वो। तो एग्जांपल दे रहा है कि भाई ए ने बी को कहा कि पैसे रिकवर करने हैं सी से। ए ने बी को कहा ड्यू टू बीज मिसकंडक्ट मनी नहीं हुई, जाके बी, जैसे ए ने बी को कहा यार पैसे इकट्ठे करने हैं अपन सी से, बी जाके सी को गले से पकड़ आता है, गालियां दे आता है, मारपीट कराता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि कोर्ट केस बन जाता है, उल्टा पैसे देने मिलने तो क्या थे, देने पड़ जाते हैं। तो इस केस में क्या वो कमीशन ले सकता है? कमीशन कैसा, पैसे नहीं मिले, मिसकंडक्ट में तूने मामला और खराब कर दिया, तुझे ये काम करने को किसने कहा था, तो इस चीज का कमीशन नहीं ले सकता। और याद रखना, एजेंट इलीगल काम कभी नहीं ले सकता। मैंने, मेरा एजेंट है मोनू, चलो अनिल, मेरा एजेंट है अनिल, मैंने अनिल को कहा ये 2 किलो अफीम बेच दे, अनिल 2 kg अफीम बेच दे, 2 लाख की, तेरे 10,000 रुपये कमीशन के पक्के। अनिल बहुत ही समझदार है, बड़ी चालाकी से अफीम बेची उसने, किसी को पता नहीं लगने दिया, बढ़िया रेट पे अफीम बेच दी, 2 लाख रुपए आ गए मेरे को। अब मैं उसको कमीशन नहीं दे रहा, तो क्या वो बाय लॉ कमीशन ले सकता अनिल? नहीं। क्या कहेगा कोर्ट में जाके कि अफीम बेची थी? कहेगा नहीं। इलीगल काम में कभी कोई कमीशन नहीं, कोई केस कोर्ट कचहरी नहीं होता, ये तो बेकार कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने सुरेश को कहा यार एक बंदा पीटना है, पीटेगा? कहता साहब क्या दोगे? मैंने कहा सुरेश आई विल पे यू ₹50,000, पर मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। वैसे मैं ये काम नहीं करता, मान लो मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाई नेचर ही अपनी नेचर नहीं है ऐसी। तो क्या हुआ, मैंने सुरेश को कहा यार एक बंदा परेशान कर रहा है यार, एक्स नाम का आदमी, उसको पीटना है। सुरेश कहता काम हो जाएगा, पीटना ही है? मैंने कहा बस पीटना है, और कुछ नहीं करना, पीटना है बस, थप्पड़ थप्पड़ मारने हैं, मुक्के मारने हैं, पीटना है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सुरेश कहता है हो जाएगा काम, आपका नाम नहीं आएगा, 50,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा डन। उन्होंने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था, उसके ऊपर कंबल डाला और 2-3 ने खूब पीट पाट के भागाई। अब मेरे से 50,000 मांगते हैं, मांग सकते हैं, बाय लॉ नहीं, पर ऐसे आदमियों को देने पड़ते हैं। आपको पता है जिनका काम ही पीटना हो वो उसको पकड़ सकते थे, अपने को पकड़ लेंगे, तो मान के चलो वैसे बाय लॉ वो पैसे नहीं ले सकते, ये इलीगल काम है, इसके लिए कोई किसी पे केस नहीं कर सकता। इसमें तो ये भी हो सकता था सुरेश 50,000 रुपये एडवांस ले जाता और कल को एक्स को पीटने की बजाय एक्स के साथ ही मॉर्निंग वॉक कर रहा हो, तो मैं पैसे वापस मांग सकता हूं? नहीं, ये काम सही नहीं, आप पैसे वापस नहीं मांग पाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? तो कमीशन ले सकता है, विद इन स्कोप काम करे तो कमीशन ले सकता है। मालिक को एजेंट ने क्या किया, कस्टमर दिलवा दिया, एडवांस जमा करवा दिए, एग्रीमेंट करवा दिया, कमीशन पक्का है। कल को पैसे ना आए तो मालिकों को जब्त कर लो भैया एडवांस पैसे, अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी मीन्स एडवांस मनी, जब्त कर लो। ऐसी अंडरराइटर ने एप्लीकेशन दिलवा दी, कमीशन पक्का है, नहीं आगे एप्लीकेशन के बाद पैसे दे रहे अलॉटमेंट कॉल के, तो फॉरफिट कर लो शेयर, कमीशन पक्का है। तो सेकंड पॉइंट था सेक्शन 219। राइट ऑफ लीन का थर्ड पॉइंट, राइट ऑफ लीन बिल्कुल इसकी तरह का है, राइट ऑफ लीन इसकी तरह। सेक्शन 221, अगर मालिक से कोई पैसे लेने हैं एजेंट ने, तो वो पैसे ना मिले तो वो कोई सामान उसके पास लीगली पड़ा है तो वो रोक सकता है, मेरा कमीशन, मेरा जो खर्चा है, मेरा जो रेम्यूनरेशन, मेरे एडवांस पेड सारे दे दो मेरे को और सामान ले जाओ, वरना मैं किसी सामान पे क्या बना सकता हूं, राइट ऑफ लीन। ये कब होगा? जैसे मान लो, देखना एक्स प्रिंसिपल है, एक्स प्रिंसिपल है, वाई एजेंट है, एक्स अपॉइंटेड वाई टू बाय गुड्स फ्रॉम दुबई। क्या किया एक्स ने? एक एजेंट किस लिए रखा है? मर्केंटाइल एजेंट है, माल खरीदने के लिए। इसने दुबई से माल खरीदा, एजेंट ने परचेज गुड्स, परचेज किए गुड्स, इसके एक्सपेंसेस लग गए, चलो बिल तो मालिक देगा लेकिन इसके खर्चे लग गए 18,000,
माल खरीदने में, ठीक। इसका कोई रेम्यूनरेशन बनता है 5,000, तो भैया इसका 23,000 रुपये बनता है, दे दो। वाई बार बार कह रहा है साहब ये लो सबूत, 18,000 मेरे खर्चे हो गए, 5,000 मेरा रेम्यूनरेशन, 23,000 रुपये मेरे मुझको पे कर दो। लेकिन एक्स दे नहीं रहा, कहते दे देंगे दे देंगे। तो वाई चाहे तो उस सामान पे क्या बना सकता है, वाई उस सामान पे राइट ऑफ लीन बना सकता है। वो जो खरीदा सामान है मालिक का, देने से इनकार कर सकता है। ये पोसेसरी राइट है। जब तक पोजेशन है, कब्जा है, तो लीन का राइट है। अगर आपने सामान एक्स के हवाले कर दिया तो राइट ऑफ लीन खत्म हो गया, फिर तो कोर्ट कचहरी बचा है, वहां जाके धक्के खाओ, पैसे मांगो। माल पड़ा है तो मत देना जब तक मेरे ये खर्चे, मेरा रेम्यूनरेशन, एडवांस पेड मुझे नहीं मिल जाता, मैं सामान देने से इनकार कर सकता हूं। एजेंट ये कह सकता है, दैट इज राइट ऑफ लीन, सेक्शन 221। क्लियर है? किसी को डाउट? ओके। नेक्स्ट फोर्थ, राइट ऑफ इंडेमनिटी। राइट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है, एजेंट को सारा नुकसान प्रिंसिपल से कंपनसेट करवाने का राइट है। अगर एजेंट के पार्ट पे कोई गलती नहीं, एजेंट तो विद इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एजेंट बना है, लेकिन प्रिंसिपल का माल बेच रहा है, किसी भी वजह से एजेंट को कोई नुकसान उठाना पड़ा, राइट ऑफ इंडेमनिटी फ्रॉम प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल से इंडेमनीफाई करवाने का राइट है। ये इंडेमनीफाई करवा सकता है प्रिंसिपल से, इंडेमनिफिकेशन का पूरा राइट इसको है। तो ये क्या कह रहा है, एजेंट को राइट है अपना पैसा पूरा करवाने का। अगर एजेंट ने लीगली काम किया, विद इन द स्कोप और अथॉरिटी ऑफ एजेंसी काम किया और उसको लॉस हुआ, तो वो नुकसान किससे बढ़वा सकता है, वो अपने प्रिंसिपल से। क्या हुआ, बी अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए ऑफ कलकत्ता। बी क्या है, बी एजेंट है, प्रिंसिपल कौन है, ए, प्रिंसिपल ऑफ कोलकाता। प्रिंसिपल कोलकाता का है, जो कि क्या है, ए, और बी कौन है, बेचारा एजेंट। बी ने ए के इशारे पे सी को माल देने का वादा किया, थर्ड पार्टी। सी कौन है, थर्ड पार्टी। क्या किया, प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स एज गुड्स। भाई ए इसको माल देगा और ये एजेंट ए का माल बेचता है। ए ने माल देना था बी को, बी ने बेचना था, तो बी ने आगे माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किससे कर लिया, सी से। लेकिन ए रिफ्यूज टू डिलीवर या प्रोवाइड गुड्स टू ए, प्रोवाइड्स गुड्स टू ए ड्यू टू सर्टेन रीजन, एंड सी सू ए फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए कहानी क्या हुई, भैया मालिकों का माल बेचता है एजेंट, तो भाई माल आता रहता है, एजेंट बुकिंग करता रहता है। इस बार भी एजेंट ने बुकिंग की वो माल सी को देने की, लेकिन बाय चांस ए ने कहा नहीं दूंगा माल, ए ने देने से माल इनकार कर दिया। अब बी सी को माल कैसे दे, सी ने केस ठोक दिया एजेंट पे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सी ने केस डाला है। किसके ऊपर केस डाला है सी ने, बी पे। तो बी बेचारा फंस गया। बी ने ए से बात की, भाई तेरे माल ना देने की वजह से मेरे को आगे वाला परेशान कर रहा है, उसने मुझ पे केस डाल दिया है, उसने आगे वाले ने। तो इस केस में ए कहता है तू वकील कर ले, केस को डिफेंड कर। तो बीज ऑल एक्सपेंसेस, कौन से, लीगल एक्सपेंसेस या कोई कंपनसेशन पेड टू सी for breach of contract can be claimed from A, या ये कह दो A is liable to indemnify। ए जिम्मेवार है बी का नुकसान भरने के लिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि इंडेमनीफाई करवा सकता है एजेंट प्रिंसिपल पे, लेकिन एजेंट ने काम विद इन स्कोप ऑफ बिजनेस किया हो, एजेंट के पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं, सारा इसमें फॉल्ट किसका है, प्रिंसिपल का। तो एजेंट को कोई कंपनसेशन देना पड़ा या एजेंट को नुकसान हुआ प्रिंसिपल की वजह से, तो वो प्रिंसिपल से क्या करवा सकता है, इंडेमनीफाई करवा सकता है। ये एग्जांपल समझे। नेक्स्ट,
It should be noted that right of indemnification extend to act done in good faith, even if such act cause injury to third party or third person. भाई एजेंट ने काम सही तरीके से किया हो, अगर एजेंट ने को माल दिया ए ने बी को, बी ने बेचा, बी ने जो माल दिया अगले ने बेचा, वो माल डुप्लीकेट था। सुनना, वो माल डुप्लीकेट था। जो ए ने बी को माल दिया, बी इज द एजेंट ऑफ ए, बी को कुछ पता नहीं, गुड फेथ में माल दिया और उसने सी को बेचा, वो माल निकला डुप्लीकेट। सी को गुस्सा है, उसने उठा के एजेंट पे केस ठोक दिया और एजेंट को पैसे देने आ गए, तो वो पैसे किससे वसूल सकता है? ए से। ये कहता है भाई साहब मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मैंने तो गुड फेथ में तेरा माल बेचा, अब तेरा माल डुप्लीकेट था, मेरे पे पंगा आ गया, मुझे कोर्ट कचहरी करना पड़ा, तो जो भी कंपनसेशन सी को देना पड़ेगा तो ही कैन क्लेम फ्रॉम ए। और एग्जांपल सुनना, माल ए ने दिया बी को बिकवाने के लिए, बी ने ऑक्शन लगा के बेच दिया सी को, क्या हुआ? माल जो था ए का वो बी के पास है, बी ने वो माल बेचना था किसी सी नाम के आदमी को। आगे से कोई ट्रू ओनर आ गया, कहता माल मेरा है, कोई आके केस बी पे ठोक देता है, कहते ये माल चोरी का, माल मेरा है, और वो बंदा जो है माल क्या है बी के ऊपर केस डाल देता है, बी के ऊपर कोई जुर्माना फाइन लग जाता है, माल भी ले जाता है, तो वो सारा नुकसान बी किससे वसूल सकता है? ए से। मान लो सामने वाला माल ले गया, सी को भी बेचा ही नहीं था, कोई आके केस ठोक देता है बी पे कि तेरे पास हमारा माल कैसे आया, चोरी का माल है, वापिस दो। बी ने माल दे दिया, कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है इस तरह की सिचुएशन में। उसने माल वापस कर दिया, किसको? ट्रू ओनर को, पुलिस ने जिसको कहा। क्या ए बी से मांग सकता है वो सामान? नहीं। बी कहता है मैंने तो कोर्ट या पुलिस के ऑर्डर को फॉलो किया, उल्टा मैं फंस गया मुसीबत में तेरे चोरी के माल में, मुझे क्या पता चोरी का है, तेरा टाइटल नहीं है, तूने माल दिया, मैं बेच रहा था, आगे पुलिस आ गई मुझे पकड़ने, जो नुकसान खर्चा लगा वो कोर्ट कचहरी, वो भी वो किससे वसूल सकता है? ए से। तो क्योंकि एजेंट को सच्चाई नहीं पता। अगर ये प्रूव हो जाए कि एजेंट को रियलिटी पता थी, उसे पता था चोरी का है, तो फिर वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता प्रिंसिपल से, फिर उसे लॉस बेयर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्लियर? अब ये क्या कहता है, वही केस है जो मैं बता रहा था, पेज नंबर 14 पे ऊपर देखो। बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, बी किसकी रिक्वेस्ट पे? ए की रिक्वेस्ट पे। गुड्स जो सेल्स गुड्स इन पोजेशन ऑफ ए, माल ए के पास ही पड़ा है, बी कहता है कि माल बिकवा दूंगा, बट वी फॉर विच ए हैज नो राइट टू डिस्पोज ऑफ। बी को यह बात पता नहीं था, उसने हैंड ओवर द प्रोसीड ऑफ सेल टू ए। आफ्टरवर्ड सी आके केस डाल देता है, बी पे केस डाल देता है। क्या हुआ? सारी कहानी सुनना, सारी कहानी सुनना। बी कौन है? एजेंट। पेज नंबर 14 पे गुड फेथ वाला इसी का एग्जांपल है, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन का। माल प्रिंसिपल कौन है? ए प्रिंसिपल है। गुड्स हेल्ड बाय, गुड्स held by A, B sold A's goods and paid the whole proceed of sale, जो सेल का पैसा है, proceed यानी सेल अमाउंट, टू ए, अपने खर्चे खुर्चे काट के ए को दे देता है। थोड़े टाइम बाद एक थर्ड पार्टी सी सामने आता है और वो सी क्या करता है? बी पे केस डाल देता है। सी sue B for payment of his goods। वो क्लेम करता है भाई साहब माल मेरा था, बी पे केस ठोक देता है, क्योंकि बेचा बी ने, बिकवाया बी ने, बी फालतू पंगे में फंस जाता है पुलिस कोर्ट कचहरी में। आके थर्ड पार्टी सी प्रूव कर देता है कि वो माल मेरा है, बी तूने बेचा कैसे ये माल चोरी का? बी कहता भाई साहब मुझे नहीं पता था, मैं तो ए का एजेंट हूं। क्या हमें नहीं पता? कोर्ट कचहरी वाले, पुलिस वाले। सी कहता है क्या बी तूने बेचा, यू आर लायबल। वो बी पे केस ठोक के बी से पैसे निकलवा देता है, बी फंस जाता है। क्या करे? अब वो सारे पैसे बी किससे कंपनसेट करवा सकता है? ए। बी कैन क्लेम कंपनसेशन, कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम ए। वो ए को कहता है तेरी वजह से मैं फंसा हूं, तेरा माल नहीं था, तूने बेचने को क्यों कहा?
कोर्ट कचहरी पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, सी पड़ गया पीछे, मुझे पैसे देने पड़े माल के, पर तू मुझे कंपनसेट कर, तूने पैसे खाए हैं उस माल के, बेच के मैंने तेरे को दिए, तू मेरा कंपनसेशन दे। बिल्कुल इंडेमनीफाई करवा सकता है, कंपनसेट करवा सकता है एजेंट, इसमें एजेंट का कोई रोल नहीं। मालिक का माल अपना नहीं था, एजेंट को क्या पता वो बेच रहा है। अगर ये प्रूव हो जाए एजेंट और मालिक मिले हुए हैं, दोनों को पता है चोरी का माल है, फिर नहीं कुछ होता, फिर तो वो इलीगल काम कर रहे हैं, चोरी का माल बेच रहे हैं, फिर एजेंट केस नहीं डाल सकता प्रिंसिपल से कंपनसेशन का। लेकिन अगर उसे कुछ नहीं पता, बेचारा गुड फेथ में माल बेच रहा है, बेच के पैसे भी मालिक को दे देता है, थर्ड पार्टी एजेंट को फंसा लेती कि तूने बिकवाया माल, तू पैसे दे, देने पड़ जाए तो वो किससे वसूल सकता है? प्रिंसिपल से। नेक्स्ट, however employer is not liable to indemnify agent for loss caused by criminal act। बताया ना, नो कंपनसेशन, बताया था, नो कंपनसेशन या इंडेमनिफिकेशन, no compensation or indemnification can be claimed by agent in case of criminal act। बताया ना, क्रिमिनल एक्ट में वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता। जैसे मालिक ने कहा राम यार शाम को पीटना है, राम तू मेरा काम कर दे, शाम को पीट दे, तेरे को 50,000 रुपये भी दूंगा और तेरे खिलाफ कोई कोर्ट केस बना, मैं बैठा हूं, केस मैं लड़ूंगा। प्रिंसिपल ये कह रहा है कि तू शाम को पीट दे, राम जाके शाम को पीट देता है। उस सिचुएशन में राम अगर शाम को पीट देता है, कल को राम पे केस बन जाता है, पुलिस में फंस जाता है, क्या वो मालिक को कह सकता है अब तूने कहा था मुझे बचाएगा, मेरा वकील का खर्चा देगा? कह सकता है? नहीं। क्रिमिनल एक्ट में कोई कंपनसेशन नहीं, जो पैसे खा गया, जो रह गया, इसमें कोई कोर्ट में क्लेम नहीं हो सकता, कोई कंपनसेशन एंटरटेन नहीं हो सकता। बोलो कोई डाउट किसी को इस टॉपिक में? नेक्स्ट, समझ आया कि एजेंट लॉफुली कोई काम करे, लीगल काम करे, चाहे वो रिजल्ट उसका जो भी हो, उसमें मालिक को घाटा हो फायदा हो, एजेंट उसका कंपनसेशन ले सकता है। एजेंट ने गुड फेथ में काम किया, माल चोरी का था, एजेंट को पता नहीं था, प्रूव कर दिया उसने मुझे नहीं पता था, थर्ड पार्टी ट्रू ओनर ने एजेंट पे केस डाला, तो एजेंट नुकसान अगर देना पड़ा एजेंट को कोई कंपनसेशन, तो किससे मांग सकता है? प्रिंसिपल से। ये आपके सामने केस है। थर्ड सिचुएशन, इलीगल काम अगर एजेंट करता है, चाहे मालिक ने वादा किया था, तब भी कंपनसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए इलीगल काम कभी नहीं करने चाहिए। लास्ट, सेक्शन 225, राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल। सेक्शन 225 वो कह रहा है, सेक्शन 225 फिफ्थ पॉइंट, राइट ऑफ एजेंट, राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर इंजरी टू एजेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कह रहा है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बेचारे को फंसा देता है। प्रिंसिपल कह रहा है कुछ नहीं होता बेटा, चल कोई बात नहीं, या ऐसे कहता है जैसे वो लेडर लगा के ना, प्रिंसिपल उसको एजेंट को कहते चल बेटा ऊपर चढ़, वो कोई सीनरी लगानी है या कोई बड़ा कोई शो पीस है या कोई एसी का काम है, कहता भैया मैंने पकड़ी हुई है लैडर, तू चिंता न मत कर, तुझे गिरने नहीं देता, लैडर पकड़ी हुई है, तू चढ़ अपना काम कर। एजेंट को चढ़ा दिया और लैडर छोड़ दी, उसने फोन आ गया, बिजी हो गया और बेचारा एजेंट आके नीचे गिरा। इस केस में प्रिंसिपल की लापरवाही से एजेंट को क्या हो गया? नुकसान। तो वो इंजरी हुई, जो भी चोट लगी, वो नुकसान को उसमें डॉक्टर की फीस और वो सब कंपनसेशन किससे ले सकता है? प्रिंसिपल से। वही बात है, देखो कोई चोरी का माल एजेंट को फंसा दिया बिकवाने के लिए, एजेंट फंस गया, तो गुड फेथ में वो काम कर रहा था, तो वो भी तो एजेंट कंपनसेट करवा रहा था ना प्रिंसिपल से। तो यहाँ चोट वोट लगी प्रिंसिपल की वजह से, वो भी आप याद रखो, आपके घर में कोई एम्प्लॉई है, घर में नौकर है, चाहे कुक है, मान लो कुक आपने घर में नौकर रखा हुआ है, कुकिंग का काम करता है, गैस सिलेंडर फट गया और वो इंजर्ड हो गया, तो कहने की जरूरत नहीं, आप जिम्मेवार हो उसका इलाज करवाने के लिए, उसके परिवार का खर्चा उठाने के लिए, ये रूल है। इसलिए आजकल आप अपने जो वर्कर होते हैं ना, उनका इंश्योरेंस करवाते हैं।
बिजनेसमैन अपने वर्कर का इंश्योरेंस करवाता है कि बाय चांस ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो जाए तो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, हमें तो थोड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल देना है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस ना हुआ और ऑन ड्यूटी कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो बड़ा पैसा देना आ जाएगा। थोड़े टाइम पहले मेरा कोई नॉन फ्लेक्स वाला है, जैसे फ्लेक्स नहीं बनाते हम एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो फ्लेक्स वाला था, तो क्या हुआ वो फ्लेक्स लगाने गया कहीं, और क्या होता है मौसम खराब होता है इन दिनों में ना, तो करंट वगैरह आने का डर रहता है, तो उस बंदे को करंट लग गया, एक्सपायर हो गया वो। अब वो फ्लेक्स वाला कहता है यार हमारी क्या गलती है, तो भाई गलती है क्या, आपका एम्प्लॉय था, आपकी तरफ से काम कर रहा था, खंबे पे करंट आ गया, उसे गलती क्या, मतलब उसके परिवार का क्या होगा, तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो मुझे बता रहा था, मैंने कहा यार देखो असूल तो यही है, वो बेचारे गरीब है, मर गया वो बंदा आपका काम करते हुए, तो आपको उसके परिवार को कोई 5-4 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे ही, मान के चलो, बाकी जो फैसला होगा आप देख लेना, पर रूल तो यही कहता है। इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ का लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आए। तो ये एजेंट के राइट्स हैं। अगर प्रिंसिपल की वजह से कोई इंजरी हुई वो वसूल सकता है, प्रिंसिपल के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम कर रहा है विद इन स्कोप, फिर भी उसे कोई नुकसान उठाना पड़ जाए तो वो मालिक से वसूल सकता है। जैसे मालिक का माल ही नहीं था, किसी ने केस एजेंट पे कर दिया, या मालिक ने माल नहीं दिया तो एजेंट आगे कैसे देता, आगे वाले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दिया एजेंट पे, तो एजेंट क्या कंपनसेशन मालिक से ले सकता है, एजेंट को ये राइट है। एजेंट को रिटेनर का राइट है, वो अपने पैसे काट सकता है अमाउंट रिसीव में से। राइट ऑफ लीन है, जो गुड्स वुड्स है मालिक का रोक सकता है जब तक उसके पैसे ना आए, और रेम्यूनरेशन ले सकता है, इलीगल काम का नहीं, गलत काम करे तो नहीं, कैश का था उधार बेच रहा है, पैसा डूब गया प्रिंसिपल का, तो ऐसी गलती पे वो रेम्यूनरेशन का हकदार नहीं, लेकिन उसने माल बुक करवा दिया, एडवांस मनी प्रिंसिपल को दिलवा दी, डील करवा दी, उसके बाद उसका कमीशन पक्का है, सामने वाले से बाकी पैसे लेना आपकी ड्यूटी है, नहीं देता तो आप पैसे अर्नेस्ट मनी जब्त कर लो, जैसे वो शेयर फॉर फ्यूचर कर लो एप्लीकेशन मनी, तो वो पैसा कमीशन लेने का वो हकदार है। क्लियर है ये? किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये एजेंट के राइट थे, एजेंट के राइट्स की डिस्कशन की अपने। नॉर्मली अगर एजेंट विद इन अथॉरिटी काम करता है ना, विद इन पार, जो उसको रूटीन काम करने की पार है वो काम करता है, तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा। अगर वो आउट ऑफ पार जाके काम करता है तो प्रिंसिपल कह सकता है कि इसको मैंने कभी इस काम के लिए ऑथराइज किया ही नहीं, आपने कैसे इस काम के लिए मुझे मेरी तरफ से इसे एजेंट मान लिया। जैसे मान लो मेरा पेपर का काम है, मेरा एक आदमी पेपर खरीदता बेचता है, इस बार भी पेपर की बुकिंग कराए तो क्या गलत है, मैं लायबल हूं? लायबल हूं। सस्ते रेट पे बेचने की डील कराया तो भी मुझे देने पड़ेंगे पेपर, लायबल हूं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डील है, बिल्कुल लायबल हूं। लेकिन कभी मैंने उसे और काम के लिए नहीं कहा और ना उसने किया कभी। इस बार मेरी गाड़ी का सौदा कराया, इस बार मेरी तरफ से गाड़ी बेचने की डील कराया, जिस गाड़ी में डाल के पेपर ले जाता था ना, किसी दुकान वाले से डील ही कराया, कहते गाड़ी भी खरीदोगे इतने में, सर की गाड़ी है, क्या मैं वो गाड़ी बेचने के लिए लायबल हूं? नहीं। या खरीदने की बात कराया, मैंने कहा ही नहीं, गाड़ी खरीदा। मैंने जब बात की, मैंने कहा यार तेरे को किसने कहा था? क्या सर मैंने सोचा गाड़ी पुरानी हुई है ले ही लेते हैं। तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला, गाड़ी पुरानी होगी और ले लेते हैं, हम सोचेंगे। अब सामने वाला कहता है मैं तो गाड़ी दूंगा, नहीं तो केस ठोकूंगा। मैंने सामने वाले को कहा कि जो करना है कोर्ट में कर ले, ये आदमी पेपर बेचने के लिए ऑथराइज है, तो पेपर से मिलता जुलता कोई काम हो तो समझ लें। ये तो क्या गाड़ी का सौदा कराया तेरे से, मैं ना गाड़ी खरीदूंगा ना बेचूंगा। क्यों? क्योंकि ये बंदा कभी ऑथराइज था ही नहीं, आज तक इसने गाड़ी कभी डील ही नहीं की मेरी तरफ से, तो कैसे ऑथराइज मान लिया जाए? आई एम नॉट लायबल। सेपरेबल है पेपर का कॉन्ट्रैक्ट और गाड़ी का, तो मैं पेपर के लिए जिम्मेवार हूं, डील के लिए ऑनर करूंगा, गाड़ी की डील को मैं ऑनर नहीं करता, खरीद बेच को मैं नहीं मानता। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है, सौदा कंबाइन ही कराया, पेपर प्लस गाड़ी का सौदा कराया, अलग अलग रेट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है, सामने वाले को कहता है भरी हुई गाड़ी समेत, गाड़ी पेपर से भरी हुई और गाड़ी भी बीच में, शुक्र करो ड्राइवर बीच में नहीं बेचा,
गाड़ी भरी हुई पेपर की डील कराया, कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है। सीधा सौदा कराया, कहता 5 लाख में बेचेंगे, भरी हुई गाड़ी पेपर की 5 लाख में गाड़ी समेत। ये अलग अलग रेट डिसाइड नहीं है पेपर का गाड़ी का। अगर ये सेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो पेपर के कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए तो मैं लायबल हूं, क्योंकि वो उसका एजेंट था, डील कर सकता है। लेकिन गाड़ी बीच में आ गई तो गाड़ी के लिए मैं लायबल नहीं। सेपरेबल होता तो पेपर का मान लेता, गाड़ी का रह जाता। सेपरेबल नहीं तो पूरा कॉन्ट्रैक्टी प्रिंसिपल रिजेक्ट कर सकता है, थर्ड पार्टी को कह सकता है गाड़ी प्लस पेपर की कंबाइंड डील मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं। आप समझदार हो, गाड़ी कैसे बेच देगा ये एजेंट जब ये हमेशा पेपर की डील करने आता है आपके साथ, इसलिए डील ही बेकार है। वी आर नॉट लायबल फॉर दैट। वो कह सकता हूं मैं कि हम लायबल नहीं है। क्लियर है बात? सेपरेबल नहीं है। तो ये चीजें कह रहा है कि फर्स्ट पढ़ो, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट, पेज नंबर 14। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। सीधी सी बात है, जो काम उसने विद इन अथॉरिटी कह दो या विद इन स्कोप ऑफ बिजनेस किए हैं, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। प्रिंसिपल इज टोटली लायबल फॉर दैट। उन सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा जो विद इन स्कोप ऑफ एपरेंट या एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल जो उसे क्लियरली दी गई है, एपरेंट जो लगता है। जैसे मैंने रेस्टोरेंट मैनेजर का एग्जांपल लिया था। एक बंदा रेस्टोरेंट का मैनेजर है तो उसे रूटीन के बिल भरना, सामान खरीदना, पानी की बोतल खरीदना, करियाना खरीदना, राइट है। इस बार वो सिगरेट भी उधार ले आया कस्टमर के लिए किसी दुकान से, तो क्या दुकान वाले को शक करने की कोई वजह है कि सिगरेट खरीदना अलाउड नहीं? क्या इतनी बड़ी चीज है? वो कोई जमीन का सौदा थोड़ी कर रहा है, सिगरेट ले आया। तो कोर्ट ने कहा कि सिगरेट भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मान ली जाए। ये रियल में सिगरेट खरीदने के लिए ऑथराइज नहीं था, उधार खरीदने के लिए मालिकों ने रोका था। पर थर्ड पार्टी को क्या पता कि सिगरेट खरीदने के लिए रोका गया है। ये एपरेंट अथॉरिटी है जो नॉट एक्चुअल बट सीम्स टू बी एग्जिस्टेड, सीम्स टू बी एक्चुअल। लगता है कि अथॉरिटी है, प्रिंसिपल उसके लिए लायबल है। तो प्रिंसिपल बाउंड है जो काम विद इन एक्चुअल और एपरेंट अथॉरिटी है, एजेंट ने वो प्रिंसिपल की तरफ से डील किया तो प्रिंसिपल मानने के लिए लायबल है। एग्जांपल, राम श्याम बीइंग श्याम्स एजेंट। राम कौन है? एजेंट। और श्याम कौन है? प्रिंसिपल। ये एजेंट प्रिंसिपल विद अथॉरिटी टू रिसीव मनी ऑन हिज बिहाफ। रिसीव फ्रॉम के से पैसे ले लिए। राम रिसीव्ड अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल श्याम। तो क्या श्याम इसके लिए लायबल है? मान लो राम पैसे इकट्ठे करके फरार हो जाए तो क्या के को दोबारा पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। के ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो एजेंट है ऑथराइज किसका? श्याम का। अगले ने जो श्याम को देने थे राम को दे दिए। अब राम फरार हो जाए, फ्रॉड कर जाए तो के डिस्चार्ज, के इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया टूवर्ड्स श्याम। श्याम के लिए जो उसकी लायबिलिटी थी वो सही अपनी जगह। श्याम कैन सू राम बट नॉट के पे केस नहीं कर सकता। श्याम किस पे केस कर सकता है? राम से, एजेंट पे जिसने पैसे खाए हैं। के अपनी जगह सही है, के ने अपनी ऑब्लिगेशन क्या कर दी है? क्लियर कर दी है। प्रिंसिपल लायबल है, इसलिए एजेंट बड़े ध्यान से बनाना चाहिए। चलो सेकंड, व्हेन एक्ट डन एक्सीड द स्कोप ऑफ एक्चुअल और एपरेंट अथॉरिटी। व्हेन acts of agent exceed the actual or apparent authority। जब उसके, सुनो, जब एजेंट के जो काम है वो उसकी नॉर्मल अथॉरिटी, एक्चुअल या अपरेंट जो सीम्स टू बी एग्जिस्टेड, उससे ज्यादा है तो क्या होगा? एक तो पॉइंट है सेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है इनसेपरेबल, नॉट सेपरेबल। अगर वो नॉट सेपरेबल है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा? होल कॉन्ट्रैक्ट विल डिस्चार्ज।
होल कॉन्ट्रैक्ट विल डिस्चार्ज। मैंने बताया ना कि भाई वो गाड़ी पेपर विद गाड़ी डील कराया, गाड़ी समेत पेपर बेचने की, तो वो अलग अलग रेट ही नहीं है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार है। सामने वाले को सोचना चाहिए आज तक गाड़ियों का सौदा एजेंट ने नहीं किया है, इस बार क्यों किया आपने उसके साथ डील। लेकिन अगर वो पेपर की डील अलग कर रहा है, गाड़ी की अलग, मान लो पेपर की परचेज की बात कर ली उसने 1.5 लाख रुपए की, और उस व्हीकल की परचेज की बात कर ली, वो कैरी व्हीकल है जो 3.5 लाख की, तो मालिक इसे रेपुडिएट कर सकता है, रेपुडिएट बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसे मानने से इनकार कर सकता है, लाइबल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। जो रूटीन वाला है उसके लिए मालिक लाइबल होगा, समझे। पेपर की डील को तो मालिक मानेगा, कंपेल किया जा सकता है मालिक को, लेकिन गाड़ी के लिए इनकार। अगर कंबाइंड रेट बुक कराया, गाड़ी प्लस पेपर अलग अलग है ही नहीं, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, रिफ्यूज कर सकता है प्रिंसिपल। हालांकि कोर्ट कचहरी तो होगी, थर्ड पार्टी केस डालेगा, थर्ड पार्टी ये कहने की कोशिश करेगा सर हमें क्या पता, इसे गाड़ी बेचने का राइट नहीं। प्रिंसिपल कहेगा क्या यार तुम समझदार नहीं हो क्या एक पेपर की दुकान वाले एजेंट जिसका रूटीन में ही काम पेपर बेचने का है, हमारा पेपर, वो गाड़ी तो अलग चीज होगी, दुकान का सामान थोड़ी है ना ही आज तक उसको हमने कभी डील करने को कहा। बता दो कोई हिस्ट्री में पीछे के सालों में कोई इसने गाड़ी बेची हो हमारी, तो ये कैसे आपने मान लिया किसको पावर है। तो ये तो कल को हमारा घर बेचे बैठा होगा, कल को दुकान बेचे बैठा होगा, हम क्या लाइबल होंगे उसके लिए? नहीं। तो एजेंट के उन कामों के लिए लाइबल है जो बिजनेस के विद इन स्कोप हों, रियल और अपरेंट अथॉरिटी के अंदर हों, वरना सेपरेबल है तो वो जो विद इन अथॉरिटी है उसके लिए एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लाइबल है, आउट ऑफ अथॉरिटी के लिए नहीं। इनसेपरेबल है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकार कर सकता है। एग्जाम्पल पढ़ना सेक्शन 227 228, ये सेक्शन 227 है, ये सेक्शन 228 है। सेक्शन 227 का एग्जाम्पल दे रहा है, क्या कह रहा है, मालिक ने अपना ओनर है शिप और कार्गो का, बी को बीमा शिप का करवाने के लिए कहा है, शिप इंश्योरेंस के लिए कहा है, लेकिन एजेंट गॉट इंश्योरेंस ऑफ शिप प्लस कार्गो। कार्गो होता है गुड्स, गुड्स ऑन शिप, शिप पे जो माल लदा है उसका भी बीमा करवा लेता है। तो भैया तू माल का बीमा कैसे करवा सकता है, माल तो लोगों का है, तू क्यों बीमा करवा रहा है? हम तो शिप के मालिक हैं, चलो माल हमारा भी हो तो आपको अप्रूव कर देता है प्रिंसिपल कि आज तक किसने शिप का ही बीमा करवाया है, इसे शिप के लिए ऑथराइज किया हुआ है। तो समान कार्गो का बीमा कैसे करवा लिया उस शिप पे लदे हुए माल का, उसका तो हमने कभी कहा ही नहीं। अगर प्रिंसिपल ये प्रूव कर देता है कि कभी कार्गो का तो करवाया ही नहीं हमने इंश्योरेंस आज तक, तो ये इंश्योरेंस के पैसे देने के लिए प्रिंसिपल रिफ्यूज कर सकता है कार्गो यानी गुड्स का बीमा जो शिप पे लदा हुआ है। सिर्फ शिप के इंश्योरेंस के पैसे देने के लिए प्रिंसिपल लायबल है, क्योंकि दो अलग अलग बीमे हैं, कार्गो का और शिप का। सेपरेबल है तो शिप के पैसे देगा, कार्गो के नहीं। नीचे कह रहा है अगर वो सेपरेबल नहीं तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही मानने से प्रिंसिपल इनकार कर सकता है और इंश्योरेंस कंपनी को कह सकता है तुम एजेंट से निपटो। ऐसा नीचे देखो, ए ने अपने एजेंट बी को कहा 500 शिप खरीदनी है, वो 500 शिप के साथ 200 लैम्प भी खरीद लेता है। एजेंट को कहा था टू बाय 500 शीप, वो क्या करता है 500 शीप के साथ 200 लैम्प भी खरीद लेता है मेम ने। अगर प्रिंसिपल प्रूव कर देता है कि हिस्ट्री में कभी मेम ने नहीं खरीदे बच्चे, शीप खरीदते हम, इस बार भी शीप खरीदने के लिए ऑथराइज था, इस बार ये बीच में डील कराया लैम्प की भी 200 की, और ये कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं, रेट फिक्स दोनों का बीच में ही कराया, 500 शीप साथ में बच्चे 200 लैम्प। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे को प्रिंसिपल क्या कर सकता है, मानने से इनकार। बाकी इसमें कोर्ट कचहरी होगा, फैसला कोर्ट का होगा, क्योंकि बेचने वाला कहेगा सर शिप के साथ लैम्प हमें क्या पता ऑथराइज नहीं है, शिप उनके बच्चे साथ में लेते ही हैं लोग, तो हमें क्या पता। प्रिंसिपल ने अगर प्रूव कर दिया कि सर पास्ट में देखो हमने कभी बच्चे लिए ही नहीं, हम तो क्या लेते हैं, शिप लेते हैं। अब मान लो एक आदमी रेस्टोरेंट चलाता है, सुनना ध्यान से, एक आदमी रेस्टोरेंट चलाता है नॉन वेज, वहां चिकन बनता है, जैसे KFC है, KFC में नॉन वेज चलता है, डोमिनोज में भी कई जगह चिकन जो है पिज्जा और चिकन
बर्गर और ये सब चलता है। मान लो वो रेस्टोरेंट ऑनर है KFC और ये, तो वो छोटे चिक लेंगे क्या, वो पालेंगे क्या, बड़े करेंगे क्या ना, उन्होंने तो चिकन बनाना है तो डबल पूरा जो ग्रोन है वो वाला चिकन लेंगे, चिक छोटे छोटे बच्चे थोड़ी लेंगे। तो वो बंदे को उन्होंने एजेंट को कहा हुआ है अभी रोज के 30 पीस 40 पीस 50 पीस जैसा भी उनका बिजनेस है चिकन लेने हैं। वो जाके एजेंट क्या करता है 50 चिकन के साथ क्या है वो छोटे चिक्स भी ले आता है, कहते हैं इनको बड़ा कर लेंगे पाल लेंगे। अब डोमिनोज वाले KFC वाले ये काम करेंगे क्या, वहां पे पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं क्या वो जो पाल लेंगे उन्हें, वो तो ग्रोन लेते हैं पूरे। तो वो कह सकते हैं सामने वाले को भैया पूरा कॉन्ट्रैक्ट मानने से इनकार कर सकते हैं, हमारे किस काम के यार, तेरे को पता है यार हमारा काम क्या है चिकन बना के बेचने का, हम ये बच्चे कहाँ पाल लेंगे छोटे चिक्स। तो वो चीज है, अगर प्रिंसिपल ये प्रूव कर सकता है तो एजेंट की गलती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एजेंट लायबल होगा, ब्रीच होने पे प्रिंसिपल मानने से इनकार कर सकता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को समझ आया ये चीज। तो लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, विद इन अथॉरिटी काम है तो प्रिंसिपल लायबल है। दूसरा, उसने विद इन एक्चुअल और अपेरेंट अथॉरिटी काम किया है फिर तो प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन अगर उसने विद इन अथॉरिटी नहीं किया, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी किया है तो सेपरेबल है, तो जो विद इन अथॉरिटी है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है, आउट ऑफ अथॉरिटी के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसी में पेज नंबर 14, नोटिस गिवन टू एजेंट मीन्स या डीम्ड एज नोटिस टू प्रिंसिपल। सही है, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन एजेंट को दे दी तो समझो किसको दे दी, प्रिंसिपल को। मान लो इन्होंने माल लेना था किसी बंदे से, वो बंदा आके एजेंट को कह गया कि परसों ट्रक आएगा वहां आके माल ले जाना, मैं तेरे को बता रहा हूं अपने मालिक को बता दे माल परसों आएगा वहां आ जाना इतने बजे और माल ले जाना। एजेंट भूल गया, अब वो माल लेने नहीं गए तो थर्ड पार्टी ने किसी और को बेच दिया, क्योंकि माल पेरिशेबल है, खराब होने वाला है। कुछ एरिया में मोबाइल और उसका यूज नहीं होता कि कम्युनिकेशन हो, वो माल अगले ने बेच दिया। तो क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को कह सकता है कि तूने ऐसे क्यों बेचा? नहीं, थर्ड पार्टी कहता है जी तेरे एजेंट को बता दिया तो समझो तेरे को बता दिया। कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन टू एजेंट रिगार्डिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इंफॉर्मेशन टू एजेंट मींस इंफॉर्मेशन टू प्रिंसिपल, उसे प्रिंसिपल डिनाई नहीं कर सकता, इसको प्रिंसिपल मानने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसी एक पॉइंट है इसमें, एक्सेप्ट फिफ्थ पॉइंट भी ऐसा है, एडमिशन या कह दो एक्सेप्टेंस। ये एडमिशन मींस एडमिट करना, कोई बात मानना, हां कर देना। मेड बाय एजेंट मींस या डीम्ड एज एडमिशन बाय प्रिंसिपल। अगर कोई बात एजेंट ने मान ली, हां कर दी, तो समझो प्रिंसिपल ने कर दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। सामने वाले ने कोई माल बेचना था, वो आके एजेंट को सैंपल दिखा गया, चेक करवा गया, एजेंट ने चेक करके माल को एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मंजूर है भेज दो, तो बाद में प्रिंसिपल इनकार कर सकता आके कि मुझसे तो पूछा नहीं? नहीं, एजेंट वो सारे काम कर सकता है जो प्रिंसिपल कर सकता है, ये समझ लो। तो रूटीन बिजनेस कोर्स में एजेंट ने कोई माल एडमिट कर लिया, कोई बात मान ली, या रेट को लेके मोल भाव था, एजेंट ने एडमिट कर लिया कि ठीक है इतने पैसे दे देंगे या इतने में बेच देंगे, तो समझो एडमिशन बाय एजेंट मींस एडमिशन बाय प्रिंसिपल। ये थर्ड और फिफ्थ पॉइंट एक ही हैं, क्लियर? तो नोटिस टू एजेंट मींस नोटिस टू प्रिंसिपल। ऐसी कोई बात एजेंट ने एक्सेप्ट कर ली, रेट की, सामान की क्वालिटी की, तो समझो प्रिंसिपल ने कर दी। इसका थर्ड का एग्जांपल देखना क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। क्या कह रहा है ये एग्जांपल देखना, ये कह रहा है राम ने एम्प्लॉयड किया शाम को। राम क्या है? इज एम्प्लॉयड, राम एजेंट है, राम एजेंट है। राम इज एम्प्लॉयड बाय श्याम, श्याम कौन है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। राम एजेंट है, श्याम प्रिंसिपल है। राम इज एम्प्लॉयड बाय श्याम टू बाय केस फ्रॉम केस सर्टेन गुड्स। के कौन है? थर्ड पार्टी, के थर्ड पार्टी है। देखो, राम इज द एजेंट ऑफ श्याम, श्याम ऑथराइज राम टू बाय गुड्स फ्रॉम के,
कहता है ऑफ विच के इज एपरेंट ऑनर, कहता है कोई माल है जो शाम ने कहा राम को कि तू के से खरीद ले, के उस माल का क्या है, एपरेंट ऑनर, लगता है कि वो मालिक है, ठीक। एंड बाय देम अकॉर्डिंगली, राम ने वो माल के से खरीद लिया। ये देखो, राम बायज गुड्स फ्रॉम के अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ शाम। शाम ने कहा था कि के से माल खरीद ले, राम ने खरीद लिया। शाम हैज सर्टेन अमाउंट ड्यू फ्रॉम के ड्यू टू पास्ट ट्रांजेक्शन। एक्चुअल में बात क्या थी, शाम हैज अमाउंट ड्यू फ्रॉम के ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन। पास्ट में कोई सौदेबाजी हुई थी, राम ने के से क्या लेने थे, पैसे। होता है ना कई बार, आपने किसी बंदे से पैसे लेने के नाम के आदमी से, अब आपने राम को कहा के से पैसे ले ले, शाम ने सोचा चलो मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा, काट लूंगा, के से माल खरीद लेते हैं और के से मैंने पैसे लेने हैं। शाम ने सोचा कि के से अपा काट लेंगे पैसे, उसने माल खरीद लिया एजेंट के थ्रू, माल एजेंट ने खरीद लिया। इन कोर्स ऑफ ट्रीटी फॉर सेल, राम लर्न्स दैट गुड्स रियली बिलोंग टू पी। के तो एजेंट है, राम को नॉलेज होगी, राम हैज नॉलेज दैट के इज एजेंट ऑफ, के किसका एजेंट है, के इज एजेंट ऑफ पी। ये माल किसका है, जो गुड्स परचेज है, ये बिलोंग्स टू के। गुड्स परचेज फ्रॉम के, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम के बिलोंग्स टू पी। ये बात राम को पता है। राम को नॉलेज में आ जाना मतलब प्रिंसिपल की नॉलेज में आ जाना है। कल को प्रिंसिपल इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता। तो एजेंट को पता लग गई थी ना, तो एजेंट बड़ा समझदार बनाया करो सोच समझ के। कल को लापरवाह आदमी एजेंट बना लिया तो दिक्कतें यही होती हैं, नुकसान होता है फिर। तो बड़ा सोच समझ के एजेंट बनाना चाहिए। तो क्या कह रहा है, राम इज द एजेंट ऑफ शाम, और राम ने शाम के कहने से किससे माल खरीदा, के से। राम को पता है कि के का माल नहीं, के तो क्या है, पी का एजेंट है, गुड्स पी का है। थोड़े दिन बाद पी क्या आता है, पैसे मांगता है शाम से। पी क्लेम्स अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, सॉरी शाम से पैसे मांगने आया पी, पैसे दो भैया माल के, जो माल तुमने खरीदा पैसे दो। मान लो शाम ने पैसे लेने थे कैसे, मान लो 10,000, और इन्होंने माल खरीदा 10,000 रुपये का ही, 10,000 रुपये का। तो शाम ने पता क्या सोचा था, शाम ने सोचा था कट जाएंगे, अपन ने के से पैसे लेने हैं, दे नहीं रहा वो, तो चल अपन के से माल पड़ा है उसके पास खरीद लेते हैं और 10,000 अपन ने के देने, देंगे नहीं, कट जाएंगे। बाद में पता लगा के का माल ही नहीं, के तो किसी की दुकान का एजेंट है, माल किसका है, पी का। और ये बात एजेंट को पता भी लग गई थी, शाम को नहीं पता थी, पर एजेंट राम को पता लग गई थी कि माल के का थोड़ा ना है, के तो उस दुकान का एजेंट है, ये माल तो दुकानदार पी का है। इसलिए पी मांगने आ गया पैसे शाम से। तो शाम कहता है किस चीज के पैसे, हमने तो लेने थे के से, इसीलिए माल खरीदा था, क्लियर हो जाएंगे। तो पी कहता है मैं क्या करूं, के तो मेरा नौकर है, के तो मेरा एजेंट है, के से आपने लेने थे ले लो, मेरे को क्या है जैसे मर्जी, मेरे तो माल जो खरीदा पैसे दो वरना केस ठोकूंगा। पी बिल्कुल सही कह रहा है। पी कहता है कि तेरे एजेंट राम को सारी बात पता थी ये वाली कि के सिर्फ एजेंट है, मालिक पी है। तो एजेंट को नोटिस मिलना, किसी भी इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलना, समझो नोटिस टू शाम है। शाम राम को गालियां दे रहा है कि हरामखोर ने बताया नहीं, मेरे को 10,000 रुपये में माल लेना ही नहीं था, घटिया माल है, बाजार में इससे बढ़िया माल मिल जाता है, ये मैंने तो धक्के से लिया कि मेरे पैसे क्लियर हो जाएंगे। तू मेरे को बता देता कि कहानी ये है, तेरे को पता लग गया था कि के इज द एजेंट ऑफ पी, माल पी का है, मालिक पी है, तो मेरे को तो पी को 10,000 देने पड़ेंगे, फालतू में माल खरीदना पड़ गया, काम का नहीं, और पैसे फिर के कैसे लेने हैं बहानेबाज के, ये हो जाता है कई बार। तो राम एजेंट को इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि भाई के इज द एजेंट ऑफ पी, तो दैट मीन्स नोटिस टू राम मीन्स नोटिस टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोल सकता, वो इस माल को पे करने के लिए पी को लायबल है। समझ आई बात, ये एग्जांपल समझ आया, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसमें आप देख लेना। शाम इज लायबल, देखो सेकंड लास्ट सेंटेंस पढ़ना, इसको थोड़ा वे की जगह पे है, पे पढ़ना। शाम इज लायबल टू पे,
श्याम इज लाइबल टू पे होल अमाउंट ऑफ गुड्स बोट फ्रॉम पी, टू की जगह फ्रॉम। क्या श्याम, सेकेंड लास्ट सेंटेंस, श्याम इज लाइबल टू पे होल अमाउंट ऑफ गुड्स बोट फ्रॉम पी। श्याम लाइबल है पूरे, मान लो 10 का लिया माल, 10 के 10 पी को देने के लिए श्याम लाइबल है, जो पी से खरीदा, मतलब एजेंट के थ्रू। समझे? क्लियर है? ये एग्जांपल थोड़ा टेक्निकल है, समझ आया ना? कोई डाउट है? बंदा सोच लेता है भी के से माल खरीद लो, काट लेंगे। उनको क्या पता, के तो खुद नौकर है किसी की दुकान का। राम को पता था, वो चुप रहा। क्यों नहीं बताया अपने मालिक श्याम को कि साहब ऐसा है? उसने सोचा मालिक को पता होगा, उसने बोला नहीं। तो सामने वाला पी कहता है श्याम मेरी गलती नहीं है, तेरे को गलती लगी, तुझे मालिक लगा के। तेरे एजेंट को तो पता थी सारी बात, वो उसे बताना चाहिए था तेरे को। तो तेरे एजेंट को इन्फॉर्मेशन होना मतलब तेरे को इन्फॉर्मेशन होना है। क्लियर है ये बात? बोलो कोई डाउट? चलो, तू डिनाई नहीं कर सकता भी तेरे एजेंट को पता है। जैसे मान लो आपके घर में इनविटेशन आता है, आपके पापा को बता दिया गया कि भाई अंकल की बेटी की शादी है, सबको आना है। तो पापा को नोटिस देना मतलब मम्मी बच्चों को भी नोटिस देना है। पापा इंचार्ज हैं, घर के हेड हैं, मुखिया है, उनको अंकल ने बता दिया जी भाई साहब बेटी की शादी, आपको इस तारीख को आना है। अब वो भाई साहब भूल जाए, वाइफ को बच्चों को ना बताएं, तो उस अंकल की क्या गलती है? अंकल को कोस रहे हो कि हमें नहीं बताया। अंकल कहता है बेटा मैं, मेरी ड्यूटी आपके पापा को बताना था, मैंने बता दी, उनको पता है, पूछ लो उनसे, नहीं पता तो मैंने तो अपनी ओर से कर दिया, हम तो वेट कर रहे थे तुम आओगे। अब तुम्हें उनको बताना मतलब पूरी फैमिली को बताना है। सही कह रहे हैं वो, अलग अलग थोड़ी फोन करेंगे वो, हाँ बेटा आना था, आप दूसरे वाले बच्चे को फोन दो, उसको कहना आना, ऐसे थोड़ी होता है। घर के एक मुखिया को फोन कर दिया जाता है, बुजुर्ग को, तो समझो सबको बता देना है। ठीक, समझ आया ये एग्जांपल? ओके, थोड़ा टेक्निकल है, आप अपनी लैंग्वेज में इसे थोड़ा और क्लियर करना चाहें तो अपनी लैंग्वेज में कोई सेंटेंस लिख के रख लेना नोट्स में। चलो, मिडल में रह गया मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट। ऐसा है, देखो, एजेंट अगर विद इन स्कोप और अथॉरिटी ऑफ द बिजनेस फ्रॉड करेगा तो प्रिंसिपल जिम्मेवार है। इसलिए आप एजेंट बड़ा सोच समझ के रखना। अगर वो विद इन स्कोप या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फ्रॉड करता है, या कहो विद इन रियल और एपेरेंट अथॉरिटी अगर वो डील करता है, तो उस केस में फ्रॉड करे, झूठ बोले, पैसे खाए, मालिक लायबल है। इस केस में प्रिंसिपल लायबल है, इसलिए प्रिंसिपल इज लायबल। एजेंट बड़ा अच्छा आदमी चेक करके रखना चाहिए, बड़ा खतरनाक है। आप किसी को ऑथराइज कर रहे हो, बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, इसमें एग्जांपल दे रहा है, लॉयड वर्सेस ग्रेस का एग्जांपल है। लॉयड वर्सेस ग्रेस, इस केस के अंदर एक केस है, इस केस में क्या हुआ, एडवोकेट की फर्म थी, एडवोकेट कह लो या सोलिसिटर कह लो, इनकी फर्म है, लोगों को काम बताना इनकी ड्यूटी है। तो इनका एक ऑफिस में क्लर्क बैठा है, मेन क्लर्क ऑफ फर्म, एक फर्म का क्लर्क बैठा है, जो भी बाहर से आता है पहले क्लर्क से डील करता है, जरूरत पड़ने से उन एडवोकेट सोलिसिटर से बात की जाती है। ये ऑथराइज है, सारी डीलिंग ये करता है उस फर्म की तरफ से जो क्लर्क है। इस बार क्या हुआ, एक लेडी आई, वो चाहती है, वॉन्ट्स टू सेल प्रॉपर्टी, वॉन्ट टू सेल प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती है। वॉन्ट्स टू कंसल्ट, वॉन्ट्स टू कंसल्ट विद फर्म, लीगल फर्म है ना जो एडवोकेट की, रिगार्डिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचने के रिगार्डिंग कोई बात सलाह मशवरा करना चाहती है। जैसे एक सीए के ऑफिस में कोई बंदा आता है, कहता जी बताना मैंने ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो मुझे क्या कैपिटल गेन आएगा, क्या टैक्स लगेगा, बेचूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे उन एडवोकेट्स का काम ही इस तरह की लीगल एडवाइस देना है। तो बाहर क्लर्क बिठा रखा है जो लोगों से डील करता है, वो क्लर्क बदमाश निकला, उस लेडी को कहता है बहन जी हम आपको पूरा प्लान बना के समझा देंगे, ऐसा करो, पेपर पे साइन कर दो, सम पेपर। लेडी ने कुछ पेपर साइन किए और
उस बंदे ने, क्लर्क ने, कागजों में ऐसे कागज रख के साइन करा लिए जिसमें प्रॉपर्टी ही किसके नाम होगी, क्लर्क के, और वो बेच खाई उसने। वो तो प्रॉपर्टी के कागज दिखाने लाई है, सलाह मशवरा करने आई है, वो बंदा कागज रख के कन्वेंस डीड लिखवा लेता है बीच में। यानी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कौन ऑथराइज है, क्लर्क खुद अथॉरिटी ले लेता है लेडी से, कागज तो उसके पास है ही है, साइन करवा लेता है। आप लोग भी बड़े डॉक्यूमेंट पढ़ते नहीं, फटाफट साइन कर देते, और वो जमीन बेच के भाग जाता है। लेडी क्या एडवोकेट्स की फर्म पे केस कर सकती है? क्या एडवोकेट्स लायबल है इस फ्रॉड में? बिल्कुल, क्योंकि वो आदमी कोई थर्ड पार्टी नहीं था, आपकी दुकान पे, आपके ऑफिस के बाहर बैठा क्लर्क था जो आपने बिठाया है। वो ये फ्रॉड करके भाग गया आपके ऑफिस में बैठ के, तो ये नुकसान देने के लिए कौन लायबल है? एडवोकेट। मेरे ऑफिस में बैठ के कोई लोगों से 3 बार फीस ले ले फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन की, कहता वापस आ जाएगी, वापस क्या आनी थी, इकट्ठी करके भाग गया, तो वो पैसे देने के लिए मैं लायबल हूं? यस। तो मुझे बंदे ऐसे बिठाने चाहिए जिन पे फेथ हो, कल कोई गलत काम ना करे, वरना उसके लिए लायबिलिटी मेरी हो जाएगी, गलत काम हुआ तो यही कह रहा है सेक्शन 238 में, अगर उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया या फ्रॉड किया विद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या स्कोप और अथॉरिटी ऑफ द बिजनेस, और विद इन रियल या एपरेंट, रियल है, एक्चुअल है, या सीम्स टू बी रियल, लगता है, ऑथराइज होगा, दुकान पे बैठा है ऑफिस के बाहर, ऑथराइज ही लगता है, वो ये काम करे तो आपकी फर्म लायबल है। कोर्ट ने कहा सॉलिसिटर की फर्म लायबल है, क्योंकि क्लर्क उनके ऑफिस में बैठता था, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने फ्रॉड किया है, तो इसके लिए क्लर्क ने जो काम किया उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। एनी डाउट इस टॉपिक में? कोई भी डाउट बोलो, अच्छा पॉइंट है, हो जाएगा। तो ये सारे केस थे कि विद इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, विद इन स्कोप ऑफ द बिजनेस, जो भी काम एजेंट करता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। अगर वो एक्सेस ऑफ अथॉरिटी काम करता है तो देख लेंगे सेपरेबल है, तो वो जो विद इन अथॉरिटी वाला है उसको मानने के लिए प्रिंसिपल लायबल है, आउट ऑफ अथॉरिटी वाले के लिए नहीं। सेपरेबल नहीं तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंसिपल रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसमें कोर्ट कचहरी बड़ा चलेगा। सामने वाला ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये काम भी विद इन अथॉरिटी माना जा सकता है, और आप कहोगे जी ये काम विद इन अथॉरिटी नहीं है, तो वो कोर्ट कचहरी हो सकता है। और नोटिस इंफॉर्मेशन एजेंट को देना मतलब प्रिंसिपल को देना है। अभी वो के वाला एग्जांपल पढ़ा था, कोई बात एजेंट ने एक्सेप्ट कर ली, रेट, मोल भाव, क्वालिटी हाँ कर दी, क्या आने दो ये क्वालिटी, तो समझो किसने एडमिट कर ली? प्रिंसिपल ने। एजेंट फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन कर ले विद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए कौन लायबल है? उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। यहां कोई भी डाउट इस पॉइंट में? बोलो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक के रिगार्डिंग? चलो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, एक ओवरव्यू जरूर ले लेते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना अलग अलग ऑल्टरनेटिव हैं, यानी इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। सिचुएशन और कोर्ट के जजमेंट पे और आपके एडवोकेट्स की इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है, अलग अलग सिचुएशन। क्या सेक्शन 231 और सेक्शन 232 क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट ऑफ एजेंसी, इसके कंसीक्वेंसेस की बात करता है। वैसे अपन ने आज तक यही पढ़ा है, अगर एजेंट कोई डील करते वक्त प्रिंसिपल की आइडेंटिटी नहीं बताता, जैसे मान लो मैं राम का एजेंट हूं, कोई राम नाम का आदमी है, मैं उसका एजेंट हूं, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, साइन करूंगा, मैं वहां लिखता हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल राजकुमार, ऐसे तो मैं साइन करता हूं, तो राजकुमार का नाम मेंशन कर रहा हूं, तो ही राजकुमार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो राजकुमार ने मुझे अलाउ नहीं भी किया, ऑथराइज नहीं हूं, तो भी राजकुमार उसे रेटिफाई कर दे तो राजकुमार का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो रेटिफिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में नाम ही अपना दूं, जिसमें मैं लिख रहा हूं ओके आई एग्री टू बाय गुड्स वर्थ ₹5 लाख एज ऑन 5 जून फॉर द पेमेंट ऑफ कैश, उसमें कहां किसी बंदे का नाम है? ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कहां है? मेरे नाम से कॉन्ट्रैक्ट है, तो जनरली उसके लिए लायबल कौन होगा? मैं। ब्रीच हुई तो मुझ पे केस होगा, मैं इन्फोर्स करवा सकता हूं इस तरह से।
समझे बात? तो यही कह रहा है, लेकिन अगर प्रिंसिपल का नेम नहीं है लेकिन आपने लिख दिया ऑन बिहाफ ऑफ माई प्रिंसिपल, तो अंडरस्टूड है मेरा जो भी प्रिंसिपल है मैं उसी की बात कर रहा हूं। मान लो, सुनो, मैं राम का एजेंट हूं, सारी दुनिया जानती है सुमित इज द एजेंट ऑफ राम। तो मैंने आज इस बार डील की है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, उस डील में मैं लिख रहा हूं कि आए सुमित ऑन बिहाफ ऑफ माई प्रिंसिपल, नाम नहीं देता, राम का नाम नहीं देता, ऑन बिहाफ ऑफ माई प्रिंसिपल अग्री टू बाय गुड्स ऑफ ₹5 लाख एज ऑन दिस डेट, क्वांटिटी लिख ली ये सब। तो वो अग्रीमेंट के लिए राम लायबल है? यस, क्योंकि सुमित का प्रिंसिपल राम ही है, तो अंडरस्टूड है ये कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से है? राम की तरफ से। दिक्कत तब हो सकती है अगर मैं 20 लोगों का एजेंट हूं, अलग अलग व्यापारियों का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी 20 लोगों का मैं एजेंट हूं, तो फिर मैं किस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, ये चीज जो है कॉन्ट्रावर्सी हो जाएगी, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कौन सी पिक्चर है, डाउट हो जाएगा। तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल मैं ही होऊंगा, सामने वाला कोई लायबल नहीं होगा। किसी प्रिंसिपल का समझो ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि मेरे कई सारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना। तो देखना पड़ेगा, अगर मेरा एक ही प्रिंसिपल है, मैं नाम नहीं दे रहा, मैं लिख रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल लायबल होगा जनरली, ठीक। तो फर्स्ट सिचुएशन तो यही है कि प्रिंसिपल का नाम नहीं है लेकिन उसने प्रिंसिपल की एग्जिस्टेंस को डिस्क्लोज किया है। एक सिचुएशन यह है वेयर existence of principle disclosed, वो तो बता दी, बट नेम ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज्ड। कोई बात नहीं, प्रिंसिपल जनरली लायबल है। जनरली प्रिंसिपल क्या होता है? लायबल, इज लायबल, जनरली प्रिंसिपल लायबल होता है। यही कह रहा है कि जब उसने ये तो बता दिया सेक्शन 230, वो ये तो बता रहा है मैंने प्रिंसिपल की तरफ से डील कर रहा हूं, लिख रहा है उसमें, नाम नहीं दे रहा, तो जनरली प्रिंसिपल लायबल है। एक आधी सिचुएशन में कंफ्यूजन हो सकती है, जब आपके कई सारे प्रिंसिपल हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट शायद एनफोर्सेबल नहीं हो, वरना प्रिंसिपल लायबल है। तो कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि कई सारे प्रिंसिपल है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट का खुद का माना जाएगा, कोई प्रिंसिपल उसके लिए लायबल नहीं होगा। पर जनरली अगर एक ही प्रिंसिपल है तो कोई इश्यू नहीं। तो कह रहा है एजेंट पर्सनली लायबल नहीं अगर उसका कस्टम है बिजनेस के डील का, कॉन्ट्रैक्ट में सब लोग ऐसा ही करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ही लिखते हैं, ट्रेंड ऐसा, तो एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होगा, मालिक लायबल होगा। अगर ऐसा ट्रेंड नहीं है और उसने लिखा है और प्रिंसिपल कई सारे हैं उसके, तो फिर कौन लायबल होगा? एजेंट पर्सनली उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए लायबल है। तो एग्जांपल पढ़ना, एजेंट है किसी ब्रोकर का, वो लिख रहा है डील में सोल्ड फॉर यू टू माई प्रिंसिपल, कह रहा है क्या लिख रहा है? टू माई प्रिंसिपल, सोल्ड फॉर यू टू माई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की तरफ से बेच रहा हूं, प्रिंसिपल का नाम नहीं लिख रहा, तो इसमें एजेंट लायबल नहीं है, उसने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। साउथवेल वर्सेस बाउडिच का केस है ये, साउथवेल वर्सेस केस है एक, साउथवेल वर्सेस बाउडिच, उस केस में कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल लायबल होगा। सेकंड सिचुएशन, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का कोई नामो निशान नहीं, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है, ना तो कहता है एग्जिस्टेंस ना ही नेम, ना तो नेम ऑफ प्रिंसिपल है, नीदर नेम ऑफ प्रिंसिपल, ना तो प्रिंसिपल का नेम है, नॉर एग्जिस्टेंस डिस्क्लोज्ड बाय एजेंट इन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ने एजेंट में कोई ना तो नाम दिया, ना ये बताया कि हाँ मैं प्रिंसिपल की तरफ से डील कर रहा हूं। तो जनरली अब तक अपन ने यही पढ़ा है कि इस तरह के काम में कौन लायबल होता है? जनरली एजेंट इज पर्सनली लायबल, हमने यही पढ़ा है, एजेंट इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टी। हम यही पढ़ते रहे हैं कि जनरली क्या होता है,
एजेंट पर्सनली लायबल होता है, प्रिंसिपल लायबल नहीं, क्योंकि डील करते वक्त ना तो एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम लिखा, ना ये कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल, आइडेंटिटी बताई नहीं कि प्रिंसिपल है उसका कोई, तो वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट एजेंट का मान लिया जाएगा। थर्ड पार्टी किस पे केस करेगी? एजेंट पे, और एजेंट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाएगा। प्रिंसिपल का उसमें कोई रोल नॉर्मली नहीं होगा, अगर प्रिंसिपल जो है वो क्या है, अनडिस्क्लोज। देखो अगर प्रिंसिपल इंटरफेयर करे, ये कह रहा है इफ प्रिंसिपल इंटरवीन देन थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल हैज फॉलोइंग राइट। थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के क्या राइट्स हैं? मान लो मामला थर्ड पार्टी चाहती है, नहीं ये कंगाल आदमी है, थर्ड पार्टी चाहती है एजेंट कंगाल है भैया, इसके पास क्या है, मैं तो एजेंट से प्रिंसिपल से निपटूंगा, या प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना चाहता है या एजेंट को बचाना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा? हालांकि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, सिचुएशंस हैं, ऑल्टरनेटिव में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन 231 क्या कहता है? 231 कहता है थर्ड पार्टी मान सकती है एजेंट ही प्रिंसिपल है। थर्ड पार्टी ये ट्रीट कर सकती है, थर्ड पार्टी कैन डीम्ड दैट एजेंट इज प्रिंसिपल। भाई यही मालिक है, करता धरता है, हम तो इसी से डील किया, यही लायबल है, हमें कोई मतलब नहीं किसी और से। थर्ड पार्टी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकती है कि जब हमें पता ही नहीं है, मान लो चिंटू नाम का आदमी डील कर रहा है, हमें पता ही नहीं चिंटू इज एजेंट ऑफ राम, हमें क्या पता कौन राम है कौन प्रिंसिपल, चिंटू डील करता है तो हमारे लिए चिंटू ही प्रिंसिपल है, हम तो चिंटू पे ही केस चलाएंगे, चिंटू ही हमसे डील कर सकता है, ये हो सकता है। सेकंड, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ना थर्ड पार्टी ये कहती है कि अगर हमें पता होता कि ये एजेंट है प्रिंसिपल नहीं, तो हम तो डील ही ना करते। कोई वजह है, आप कहते हो जी हमने तो इस आदमी की बातों में आके भी इसका ही माल है तो ये बातें बोल रहा है, हमें क्या पता, ये तो दलाल है बीच में पैसे खाने वाला, और दलालों का काम है बड़ा चढ़ा के बातें बोलना। फर्क होता है, आप मालिक हो, आप खुद माल बेचोगे, ज़्यादा बातें नहीं बोलोगे भाई, बड़ा चढ़ा के हाँ लाइफ टाइम गारंटी ले लो, चीज़ खराब ही नहीं होती, तोड़ के देख लो टूटती नहीं, ये वो बातें बड़ा चढ़ा के नहीं करोगे, क्योंकि बड़ा चढ़ा के की कल को क्या है, कुछ दिक्कत हुई तो आपको उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एजेंट जो होता है ना, उसका माल नहीं है, वो मालिकों का माल है, वो बड़ा चढ़ा के बातें कर देता है। क्यों? उसको क्या है, वो तो बेच बचा के पार जाता है, फंसते मालिक हैं। कोई आदमी किसी से डील कर रहा है, चिंटू से डील कर रहा है, और चिंटू बड़ा चढ़ा के बातें बोल रहा है, सामने वाले को लगता है यार इतने कॉन्फिडेंस से मालिक बोल रहा है दुकानदार, तो अच्छा ही माल होगा, अगले ने डील कर ली। बाद में अगले को पता लगा चिंटू इज नॉट अ प्रिंसिपल, चिंटू माल का मालिक नहीं, चिंटू तो बीच में दलाल है, मीडिएटर है। तो सामने वाले को डर लग रहा है कि चिंटू ने जो बातें बोलनी है बड़ा चढ़ा के, अगर हमें पता होता कि एजेंट है, और एजेंट तो ऐसे ही बोलते हैं बड़ा चढ़ा के, तो हम माल ना खरीदते, हम तो डील ना करते भाई साहब, हम तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं। क्योंकि अगर हमें यह पता होता चिंटू इज नॉट अ ओनर, ये बातें बोल रहा है, हमने सोचा मालिक है बोल रहा है, सोच समझ के बोल रहा होगा, इतनी बातें तो हमने डील कर ली। अगर हमें पता लगता ये एजेंट है तो हम समझ जाते एजेंट तो कितना बड़ा चढ़ा के बोलते ही हैं, तो हम इसकी बातों पे फेथ ना करते और डील ना करते शायद। तो इसमें थर्ड पार्टी ये ऑप्शन की ओर बढ़ सकती है कोर्ट में कि सर वी वांट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें पहले पता होता कि ये बंदा एजेंट ही है खाली, ना कि मालिक, तो हम डील ही ना करते। तो मानने से कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी इनकार कर सकती है। कोर्ट में एक ऑप्शन है ये वाला, थर्ड ऑप्शन इसमें, इसी में थर्ड क्या, राइट टू सेट ऑफ, राइट टू सेट ऑफ क्या, सेक्शन 232। बंदे ने किसी से पैसे लेने हैं, बंदे ने किसी से पैसे लेने हैं और सामने वाले से वो डील ये सोच के कर रहा है कि मेरे पैसे कट जाएंगे। बंदा ये सोच के, अगर बंदे को डिस्क्लोज ही नहीं किया गया और कोई हिंट नहीं, पीछे मैंने जो एग्जांपल दिया था नोटिस टू एजेंट मींस नोटिस टू प्रिंसिपल, सेक्शन 229, उसमें क्या था, एजेंट राम को पता थी सारी बात
कि भाई ये बंदा जो है के इज जस्ट एजेंट ऑफ द पी, तो सामने वाले पी ने कहा कि तेरे एजेंट को पता था, एजेंट को नोटिस मतलब मालिक को नोटिस, तो तुम मुझे पैसे दो, के से लेते रहना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात एजेंट को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि भाई ये आदमी का मालिक कोई और है, तो डील करने वाला कहता है मुझे क्या पता कि ये बंदा खाली एजेंट है किसी का, मैंने तो ये समझ के डील की कि मैंने इससे पैसे लेने, कट जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे, मैं तो काटूंगा। कह सकता है, कह सकता है। सेम एग्जांपल है, यहां वाला एग्जांपल ले लो, इन्होंने दिया है ए ने बी को 500 रुपए देने थे, ही सेल्स 1000 रुपी राइस टू बी, वो 1000 रुपए के बी को क्या बेच देता है, राइस। ए इज एक्टिंग, देखो बी हैज अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए, बी ने ए से पैसे लेने थे, कितने, 500 रुपए। एग्जाम्पल कर रहा हूं 232 सेक्शन का, 229 वाला ही है, बस उसमें था एजेंट को सारी बात पता थी, यहां पता नहीं है। चलो क्या कह रहा है, बी ने किससे पैसे लेने, ए से, कितने पैसे, 500 रुपए बी ने लेने हैं। तो अब ए क्या करता है, बी को माल बेचता है, सेल्स गुड्स ऑफ ₹1000। ए बी बाइज गुड्स to consider that he will pay balance amount to A। उसने तो ये सोच के माल खरीदा कि 500 लेने अपने से, 1000 रुपए का माल ले लो, 1000 में से 500 काट के 500 दे देंगे। अगले ने तो ये समझ के खरीद लिया, ठीक है। इसे कुछ नहीं बताया, कोई हिंट नहीं, ना बी को पता ना ए ने बताया। बाद में पता लगा बी को, पहले नहीं पता था कि ए क्या है, सी का एजेंट है। सी कौन है, प्रिंसिपल ऑफ ए। ये बात किसी ने नहीं बताई। अब सी तंग कर रहा है बी को, सी आके कहता है पैसे दो, बी कहता है 500 रुपए देने हैं मैंने, सी कहता है 1000 रुपए दे, तूने माल खरीदा है मेरा। बी कहता है मैंने तो ए से खरीदा है। सी कहता है ए जानते हो कौन है, मेरा एजेंट है। ये कह रहा है ए एजेंट ऑफ सी बट नॉट डिस्क्लोज्ड अर्लियर। ये बात किसी को पहले बताई नहीं गई, ना बी को पता ना डिस्क्लोज की गई डील करते वक्त। बी ने तो पैसे लेने थे 500 रुपए ए से, उसने 1000 का माल खरीद लिया, चलो बाकी दे देंगे, अपने लेने उतर जाएंगे, इसलिए खरीद लिया। कई बार घटिया माल, सस्ता माल होता है तो भी बंदा ले लेता है, चलो पैसे ही लेने हैं, पूरे करने हैं, ले लो। अब क्या होता है, बाद में पता लगा कि ए इज वर्किंग एज द एजेंट ऑफ सी और सी 1000 रुपए मांगने आ गया। जो 229 सेक्शन में एग्जांपल था, वहां पे तो बी के एजेंट को सारी कहानी पता थी, वो चुप रहा। तो सामने वाले सी ने कह दें, वहां पी था कि भाई तेरे बंदे को पता था इसलिए मैं पैसा लेने का हकदार हूं। यहां बीच में कोई बी का एजेंट इन्वॉल्व नहीं, बी ने सीधा माल खरीदा है ए से लेने थे 500, 1000 रुपए का माल खरीद लिया। उसने सोचा काट के 500 दे देंगे। अब आके एक बंदा खड़ा हो गया सी नाम का, बी को कहता है 1000 रुपए दे, तूने ऐसे लेने ले लेना, मेरे को क्या मतलब। बी कहता है सुनो मेरी बात, मुझे ए ने बताया नहीं, अग्रीमेंट में आपका नामो निशान नहीं कि ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल या सी, कुछ भी नहीं। मैंने तो ए को प्रिंसिपल समझ के माल खरीदा है, मैं तो अपने 500 काटूंगा। कोर्ट कहते हैं यस यू कैन डिडक्ट इट, 500 रुपए काट लो, यू कैन डिडक्ट इट, काट सकते हो। क्लियर। एक ऑल्टरनेटिव ये 232 सेक्शन का, कि 229 और 32 में थोड़ा फर्क है। वहां एजेंट को पता था इसलिए इसको पूरे 1000 देने आगे थे, लेकिन यहां पे इसको कुछ नहीं पता, बताया नहीं, तो ये तो इसी को प्रिंसिपल मानते हुए डील कर रहा है। तो ये बंदे की कोई गलती नहीं, ये अपने 500 सेट ऑफ करके 500 देगा। नेक्स्ट, राइट टू सू। लास्ट ऑप्शन ये भी कहता है थर्ड पार्टी हैज right to sue प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ, दोनों को कोर्ट कचहरी में खींच सकता है। सेक्शन 233। याद रखना, एजेंट ने कोई डील की, उसमें मालिक की आइडेंटिटी ना बताई ना नेम बताया, तो उसमें नॉर्मली हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल लायबल नहीं, एजेंट लायबल है पर्सनली। लेकिन ऑप्शन बता रहा है थर्ड पार्टी और एजेंट के बीच में झगड़ा हो तो क्या थर्ड पार्टी एजेंट को प्रिंसिपल मान के चल सकती है, या
थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार कर सकती है कि हमें पता होता तो हम डील ही ना करते। बड़ी बातें बोली इसने बड़ा चढ़ा के, हमने नहीं सोचा मालिक है सोच समझ के बोल रहा होगा, हमें पता होता ये दलाल है तो दलाल तो फेंकते ही हैं तो हम ना करते डील, वो रेपुडिएट कर सकता है। सेट ऑफ, हमें बताया नहीं कि किसी और का माल बेच रहा है, हम तो सेट ऑफ कर सकते हैं, ये बंदा कह सकता है। लास्ट, अगर थर्ड पार्टी को पता लगा कि जो राम डील करने आया वो तो एजेंट है अनिल का, तो सामने वाली पार्टी एक भले दो, एक से अच्छे दो, राम और अनिल दोनों को कोर्ट में खींच सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ना मानने पे वो एक्शन राम पे भी ले सकती है और अनिल प्रिंसिपल पे भी ले सकती है। ये भी एक ऑल्टरनेटिव कोर्ट में जा सकता है। बाकी कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। क्लियर? तो इसमें थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में कोर्ट कचहरी में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी फाइनल फैसला कोर्ट का है। मैंने वो अल्टरनेटिव बताए, सेट ऑफ कर सकता है बंदा जब पता ही नहीं, एजेंट को भी प्रिंसिपल मान के उसे लायबल ठहरा सकता है, वो तो नॉर्मल रूल पड़ा ही है, प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं तो एजेंट लायबल होगा ही। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मानने से इनकार कर सकती है। एंड 233, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल और एजेंट दोनों पे केस ठोक सकती है। जस्ट अ मिनट, समझ आइए? किसी को डाउट इसमें? क्लियर? नेक्स्ट, समझ आइए? तो ये था कि अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की प्रिंसिपल की तो क्या सिचुएशन हो सकती है। हालांकि कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, कोर्ट के बिना फाइनल कहना मुश्किल है, क्योंकि ये चीजें प्रूव करने पे होती हैं कि पता था नहीं पता था, ये बातें ना कोर्ट में प्रूव करने पे हैं। लॉ में भी ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड हैं कि आप ऐसा हेल्प ले सकते हैं, बाकी तो प्रूव करने पे हैं। चलो, एजेंट इज पर्सनली लायबल इन सर्टेन केस, कुछ एग्जांपल हैं। एजेंट इज पर्सनली लायबल इन सर्टेन केसेस। एक तो वही एजेंट पर्सनली लायबल कब होगा, जब उसने ना तो मालिक की आइडेंटिटी बताई ना मालिक का नेम बताया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट का माना जाता है। जनरल रूल यही है। बाकी थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के झगड़े में ऑप्शन कई है, वो बात की। जनरली कौन लायबल है? एजेंट खुद लायबल है। सब एजेंट उसने अपॉइंट कर लिया मालिक की परमिशन के बिना, ठीक है, मालिक को पता नहीं ना, उस एरिया में ट्रेंड है सब एजेंट बनाने का, लेकिन उसने सब एजेंट रख लिया और वो कोई फ्रॉड कर जाए तो उसके लिए कंपनसेट कौन करेगा? एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट को खींचेगा कोर्ट में और एजेंट लायबल है प्रिंसिपल के लिए, सब एजेंट पे केस वो करेगा। तो सब एजेंट के गलत काम के लिए एजेंट लायबल है। एजेंट को कहा गया कि विद इन स्कोप और अथॉरिटी ऑफ द बिजनेस काम कर, लेकिन उसने एक्सीडिंग अथॉरिटी काम किया। जैसे उसको कहा था उधार माल नहीं बेचना, कैश बेच, वो उधार बेचे जा रहा है, तो नुकसान हुआ बैड डेट्स का, तो कौन उठाएगा वो सारा नुकसान? एजेंट पर्सनली लायबल होगा। तो वो कुछ एक सिचुएशन बता रहा है जब क्या, हाँ, जब प्रिंसिपल पे केस ही नहीं हो सकता। आप एक ऐसे आदमी के एजेंट हो जिस पे इंडिया में केस नहीं हो सकता, तो समझो केस किस पे होगा? एजेंट पे। जैसे कि प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसी के लोग, एम्बेसडर, या फॉरेनर रेजिडेंट है। भाई ऐसे लोगों पे इंडिया में केस नहीं हो सकता, तो एजेंट ऐसे लोगों की तरफ से डील कर रहा है, तो एजेंट इज डीलिंग फॉर अबव पर्सन्स, ऊपर वाले लोगों के लिए डील कर रहा है, तो सामने वाला किसको घेरेगा? एजेंट इज लायबल। कल को वो डील फॉलो ना हुई तो सामने वाला फॉरेनर के ऊपर कैसे केस लड़ेगा? और इनको तो इंडिया में केस ही नहीं किया जा सकता, इनको तो इंटरनेशनल कोर्ट में होता है, लिखवा लो तो अलग बात है। तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल ऐसा है, फॉरेन मिशन के लोग, एम्बेसी, वीजा ऑफिस के लोग, फॉरेन के रेजिडेंट, तो उन केसेस के अंदर कौन लायबल होगा? एजेंट पे केस होगा, वो पर्सनली लायबल है। इसलिए फॉरेनर का ध्यान से आप एजेंट बना करो। जैसे आजकल ट्विटर में दिक्कत आ रही है, ट्विटर कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक एजेंसी है जो पब्लिक मीडिया की सर्विस देती है, इस तरह से पब्लिक डोमेन में।
तो वो कह रहा है कि भाई ट्विटर कुछ भी गड़बड़ करता है तो ट्विटर के जो यहाँ ऑथराइज बंदे बैठे हैं एमडी वगैरह वो जवाब देंगे, वो लायबल हैं। हम क्या करें, ट्विटर फॉरेन का है, तो भाई तुम इंडिया में चला रहे हो, तुम करता धरता हो, इंडिया में उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, एजेंट हो ट्विटर के, तो तुम्हें जवाब देना होगा अगर ट्विटर पे कुछ भी गलत लिखा जाता है, गलत पोस्ट की जाती है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट ए, सेक्शन 230, एजेंट किस प्रिंसिपल का एजेंट है, जो फॉरेनर है, या एजेंट ने कहता है क्लियर कहा है कि जो भी नुकसान हुआ मैं भरूंगा। जब जैसे डेल क्रेडिट एजेंट है वो तो बेडर्स का नुकसान सारा भरेगा, या उस एरिया का ट्रेंड है, एक सिस्टम होता है एजेंटों के ऊपर ही है जिम्मेवारी पैसा दिलवाने की, बिजनेस ही ऐसा है, अपने आप पैसे ला के देते हैं वो, तो एजेंट पर्सनली लायबल होंगे। एजेंट ने कोई मालिक का नाम आईडी नहीं बताई तो एजेंट ही लायबल होगा। फॉरेन डिप्लोमेट्स का एजेंट है तो एजेंट लायबल होगा। या कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंपनी अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, कंपनी, एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी विच इज स्टिल टू बी फॉर्म, विच इज स्टिल टू बी फॉर्म। कंपनी अभी बनी नहीं, वो डील करता जा रहा है कंपनी की तरफ से, कल को कंपनी बनने पे रिलीफ एक्ट भी नहीं बचा पाएगा अगर कंपनी मानने से इनकार कर दे, तो उस कामों के लिए सामने वाला किसको खींचेगा, किसकी टांग खींचेगा, एजेंट की। एजेंट पर्सनली लायबल होगा प्री इनकॉर्पोरेशन के उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो कंपनी बनने से पहली कंपनी की तरफ से कर लिए थे। या एक्सीडिंग अथॉरिटी काम करता है, ऐसी गारंटी देता जा रहा है किसी को, या कुछ झूठ बोल रहा है, या डुप्लीकेट माल बेच रहा है, तो उसके लिए भी एजेंट पर्सनली लायबल होगा। जब कोई बंदा प्रिटेंडेड एजेंट है, प्रीटेंडेड एजेंट, मालिक ने बनाया ही नहीं एजेंट, मान लो राम सेज टू अनिल दैट आई एम डीलिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल सुरेश, तो साइन कर देता है राम। राम कह रहा है मैं किसकी तरफ से एजेंट हूं, सुरेश की तरफ से। इन रियल he is not the agent of सुरेश। अगर सुरेश की लिसनिंग या हियरिंग रेंज के अंदर वो ये बात कह रहे हैं और सुरेश चुप है, तो एजेंसी बाय स्टॉपल बताया था, फिर तो एजेंट माना जाए। लेकिन अभी उसने ऐसा लिसनिंग रेंज में नहीं कहा, तो राम कांट बी कंसीडर एज द एजेंट ऑफ सुरेश। लेकिन सुरेश अगर रेटिफाई कर दे तो ये काम विद इन पावर आ जाएगा, हाँ रेटिफिकेशन कर सकता है सुरेश चाहे तो। पर सुरेश ने क्या किया, सुरेश रिफ्यूजेस टू रेटिफाई द ट्रांजैक्शन, वो मानने से इनकार कर देता है, कहता है ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, ना ये बंदा मेरा एजेंट है। तो क्या सुरेश लायबल है उस डील के लिए? नहीं, राम, ये प्रिटेंडेड एजेंट राम इज लायबल पर्सनली, राम पर्सनली लायबल है। कल को सामने वाला इसको कोर्ट में खींचेगा, झूठ बोलाया क्या आई एम द एजेंट ऑफ सुरेश, सुरेश की तरफ से डील कर रहा हूं मैं। कल को सुरेश उसको रेटिफाई कर दे तो भी बात मान ली जाए, लेकिन सुरेश उसको रेटिफाई करने से क्या कर देता है, इनकार, कहता है मुझे ये बात मंजूर नहीं है, तो उस केस में राम पर्सनली लायबल हो जाएगा। क्लियर? प्रिटेंडेड एजेंट है, दिखावे का एजेंट है, एलेज्ड दैट आई एम द एजेंट ऑफ एनी वन एल्स, वो बता रहा है। ठीक, मिस्टेक फ्रॉड करता है, मान लो एजेंट कहता है जी गलती से मैं पैसे दिया है किसी को ऐसे, भैया ये तेरी ड्यूटी है, प्रिंसिपल को तेरी वजह से नेग्लिजेंस से कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए तू खुद लायबल होगा, प्रिंसिपल तुझसे इंडेमनीफाई करवाएगा। या कोई एजेंट फ्रॉड कर लेता है किसी के साथ, उसमें मालिक पे कोई बात आती है तो भी कंपनसेट करना एजेंट की ड्यूटी है। ओके, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर देता है, बीपी एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसमें लिखता ही नहीं ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल, साइन कर देता है, ये लिखता ही नहीं ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल, तो इसका मतलब वो बिल की पेमेंट देने के लिए पर्सनली लायबल एजेंट है। मालिक कहता है मेरा नाम ही नहीं है तो आई एम नॉट लायबल, सही कह रहा है। नेक्स्ट, या यूजेज और ट्रेड और कस्टम है कि एजेंट पर्सनली लायबल होगा, तो नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है उस एरिया में कि एजेंट की ही जिम्मेवारी होती है सारे पैसे दिलवाने की, ना मिले तो एजेंट ही जिम्मेवार है। क्या हुआ, मैंने एक बंदे से बात की पंजाब में, बहुत साल पुरानी बात होगी, किसी बंदे का काम था लोगों के पैसे फालतू वाले जरूरतमंद को दिलवाना, जैसे 2 नंबर का पैसा नहीं होता
किसी को जरूरत है, बैंकों से लोन नहीं लेता, थोड़े टाइम के लिए पैसे की जरूरत है, 10 लाख 20 लाख, मार्केट में लोग देने वाले हैं जिनके पास ब्लैक का पैसा है, बैंकों में रखते नहीं वो, तो वो यूं ही दे देते हैं लोगों को ब्याज पे। चलता है बाजार में ऐसा, मंडी में भी। तो कोई बंदा क्या करता था, मीडिएटर था, उसका काम क्या था, बीच में 1% कमीशन वो खाता था। मान लो उस जमाने की बात है, इंटरेस्ट 4% 5% चला करता था। अब तो इंटरेस्ट की रेट पर मंथ कम हो गई है, अब तो पर मंथ 1 रुपये का ब्याज चलता है, 1% या उससे भी कम। उस टाइम 5% चलता था। वो एक मीडिएटर था, बीच में 1% कमीशन खाता था। मान लो उसका नाम राम है, राम जिसके पास फालतू है उनसे लेता था, आगे जिसको जरूरत है दिलवाता था, बीच में 1% महीने का कमीशन खाता था फ्री फंड में। लेकिन वो मेरा जान पहचान वाला था, कोई साल पुरानी बात होगी, अब तो पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं, पता नहीं काम क्या करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी तेरे को 1% कमीशन बनता है 12%, तो उसने बताया मैं जिम्मेवारी भी बोल लेता हूँ, कल को मैं सोच समझ के पैसे दिलवाता हूँ और पैसे फंस जाए ना आए तो मैं भरता हूँ अपनी जेब से। कहता मैंने भरे भी है लोगों के, मेरी गुडविल का सवाल है, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी किसी के पैसे फंस गए तो। कहता मैं जिम्मेवारी उठाता हूँ, पैसे ना आए तो मैं भरता हूँ। तो कहता इतना सही बिजनेस है हमारा, तो मुझे कमीशन देते हैं लोग महीने का 1%, तो 3% वो खाते हैं, मान लो 4% ब्याज है, 3% वो पैसे दे के कमाते हैं और मैं बिना रेफरेंस दे के गारंटर बन के 1% कमाता हूँ। तो कभी कभी कुछ बिजनेस का ट्रेंड हो जाता है कि एजेंट पर्सनली लायबल होता है। अगर ऐसा है तो ओके, एजेंट इज पर्सनली लायबल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई डाउट इसमें? कौन सी सिचुएशंस हैं जब एजेंट क्या है, पर्सनली लायबल होगा, वो बता रहा है। वैसे तो ज्यादातर जब एजेंट ने प्रिंसिपल की आईडी ना बताई हो तो एजेंट पर्सनली लायबल है, नाम ना हो, और बाकी सामने वाले को, थर्ड पार्टी को राइट है, दोनों को कोर्ट में खींच लेता है। ये 233 सेक्शन ऊपर पढ़ के आए आप, 233 फोर्थ पॉइंट था पेज नंबर 16 पे ऊपर, राइट टू सू। थर्ड पार्टी कल को एजेंट या प्रिंसिपल दोनों में से किसी को कोर्ट में खींच सकती है। अगर थर्ड पार्टी को लगता है कि ये एजेंट तो कंगाल है, इसको कोर्ट में खींच के करेंगे क्या, तो वो किसको कोर्ट में खींच लेते हैं, वो प्रिंसिपल को भी खींच सकती है। थर्ड पार्टी कैन सू पता लगने में, कैन सू एजेंट और प्रिंसिपल, किसी को भी कोर्ट में खींच सकती है। ये ऊपर फोर्थ पॉइंट था, उसी का एग्जांपल है कि भाई राम ने किन्नू को 100 बेल कॉटन की बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में राम को पता लगा किन्नू तो दादू का एजेंट है, ये माल किन्नू का नहीं। क्या हुआ, राम ने किन्नू को माल बेचा, गुड्स सोल्ड, और इसे पता लगा किन्नू किसका एजेंट है, किन्नू दादू का एजेंट है, किन्नू इज एजेंट ऑफ दादू। उसे यह बात पता लगी, बट किन्नू ने बताया नहीं था मैं दादू का एजेंट हूं, दादू की तरफ से डील कर रहा हूं। बाद में राम को पता लगा ये दादू की तरफ से डील कर रहा था, इसने बताया नहीं ये दादू का एजेंट है। तो राम कैन सू किन्नू और दादू, बोथ, दोनों पे एंड कर लो, बोथ दोनों पे किसी पे भी केस कर सकता है, या तो इस पे कर ले या इस पे कर ले, दोनों लायबल है, मतलब दोनों में से किसी को भी कोर्ट में खींच सकता है कॉटन के पैसे लेने के लिए। सही है, ये तो ऊपर पढ़ ही लिया आपने। नेक्स्ट सेक्शन 234 क्या कहता है, कंसिक्वेंसेस ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिलीफ दैट प्रिंसिपल और एजेंट बी हेल्ड एक्सक्लूसिवली लायबल। ये कह रहा है कि एक आदमी कंसिक्वेंसेस ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट से डील कर रहा है, एजेंट टू एक्ट ऑन बिलीफ दैट, उसको कह रहा है प्रिंसिपल विल एक्सक्लूसिवली लायबल। एजेंट को कह रहा है तू चिंता क्यों करता है, तेरा प्रिंसिपल लायबल होगा, या प्रिंसिपल को कह रहा है डोंट वरी एजेंट इज लायबल। प्रिंसिपल को कह रहा है सेज टू प्रिंसिपल क्या एजेंट इज लायबल, या क्या कह रहा है, एजेंट को कह रहा है सेज टू एजेंट, उसको विश्वास दिलाता है कि भाई तेरा तो प्रिंसिपल लायबल है, कल को ब्रीच हुआ तो तू क्यों डरता है।
अगर वो ऐसा विश्वास दिला रहा है, 234 कहता है कल को वो डील प्रिंसिपल से कर रहा है, प्रिंसिपल को विश्वास दिला देता है कि भाई तू चिंता मत कर, तू जिम्मेवार नहीं, कल को एजेंट लायबल होगा, और कल को वाकई में ब्रीच हुई तो फिर इसको कुछ ना कहना, तूने इसको विश्वास दिलाया था गलत कि डील कल को कैंसिल हुई, कोई सौदेबाजी हो रही है, कहता है तेरे पे कोई बात नहीं आएगी, एजेंट पे आएगी, तो भैया अब एजेंट से ही निपट ले, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा ब्रीच में। ऐसे या एजेंट से डील कर रहा है कोई थर्ड पार्टी, उसको कहता है कि तू डील कर यार, क्यों डरता है, विश्वास कर, कुछ भी हुआ, ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल ही लायबल होगा, तेरे पे कोई बात नहीं आएगी किसी भी तरह की। तो कल को ब्रीच हुआ तो इस पे केस भी मत करना। ये कहता है मुझे ये विश्वास दिलाया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि किसी भी हाल में मैं लायबल नहीं हूं, तो मैंने डील की, अब कह रहा है तू लायबल है, मैं लायबल नहीं, सही कह रहा है, अब ये लायबल भी नहीं। तो दो वर्ड है यहाँ, एजेंट और प्रिंसिपल। यहां भी क्या एक्सक्लूसिवली में बिलीव दैट पहले प्रिंसिपल फिर एजेंट, ऐसा है। जैसे ये वर्ड है देखो, एजेंट और प्रिंसिपल, और यहां पे क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट, ऐसे कह रहा है। एजेंट को तो कह रहा है चिंता मत कर, प्रिंसिपल लायबल है, प्रिंसिपल को कह रहा है चिंता मत कर, एजेंट लायबल है। तो वो चीज है कि कल को ब्रीच हुआ, एजेंट को कह रहा है तू चिंता बिलीव कर मेरे पे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, प्रिंसिपल फंसेगा, तो भैया प्रिंसिपल से ही निपट सकता है तो निपट ले, कल को मेरे को मत कहना। ऐसे ही या फिर प्रिंसिपल को कह रहा है सर डील कर लो, कुछ भी ब्रीच हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुई तो ओनली एजेंट विल बी लायबल, यू विल गेट फ्री, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर प्रिंसिपल को कुछ मत कहना, वो फ्री ही रहने दो उसे। कौन लायबल होगा, एजेंट। समझ आई बात। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा पॉइंट है, ऐसा प्रैक्टिकली ना ये सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी सी नहीं दिखती हमें, कि ऐसी रियल में सिचुएशन हो। प्रिंसिपल को कह रहा है एजेंट लायबल होगा, एजेंट कहाँ लायबल होगा भैया, मालिक तू है, पर ये कह रहा है तो ठीक है डील करते वक्त, तो फिर कहता है फिर एजेंट से ही निपट, प्रिंसिपल के हाथ खड़े हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट कौन होता है बोलो, प्रिटेंडेड एजेंट कौन होता है, जो दिखावा करता है एजेंट होने का, है नहीं। अगर मान लो मालिक रेटिफाई नहीं करता तो ये प्रिटेंडेड एजेंट खुद ही लायबल होगा। इफ प्रिंसिपल ऑन हुज बिहाफ ही प्रिटेंड टू डील, जिसकी तरफ से वो डील कर रहा है, कह रहा है मैं उसका एजेंट हूं, प्रिंसिपल refuses टू रेटिफाई द ट्रांजेक्शन। अगर वो ट्रांजेक्शन को मानने से इनकार कर दे, कहता मेरी ट्रांजेक्शन ही नहीं, ऐसी एरा गैरा मेरा नाम लेके डील कर लेगा तो मैं जिम्मेवार थोड़ी होऊंगा, कहता मैं नहीं मानता, प्रिंसिपल ने मानने से इनकार कर दिया, तो क्या होगा, प्रिटेंडेड एजेंट विल बी होल्ड लायबल पर्सनली। तो वो तो पीछे भी पढ़ा अपने, विल बी होल्ड लायबल पर्सनली, वो लोग पर्सनली लायबल होंगे। कौन, प्रिटेंडेड एजेंट। राम लोगों को कहता फिरता है मैं मोहन का एजेंट हूं, बाद में एजेंट था नहीं, मोहन ने मानने से भी ट्रांजैक्शन इनकार कर दिया, तो राम खुद जिम्मेवार है। और सामने वाला भी कह सकता है भैया तूने तो धोखे से कॉन्ट्रैक्ट किया, व्हेन यू आर नॉट द एजेंट ऑफ मोहन, तूने कहा क्यों, हम तो मोहन के नाम से डील कर रहे थे, दे कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। इसको ये भी राइट नहीं है, प्रिटेंडेड एजेंट कांट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाला कहता है भैया तूने झूठ बोला, तू मोहन का एजेंट नहीं है, हम तो नहीं तेरे से डील करते, हमने तो मोहन का एजेंट मान के डील की, मोहन तो मानता ही नहीं, अब कहता मैं तो मेरा तो एजेंट ही नहीं, तो हम तो ये डील ही मानने से इनकार करते हैं, हम नहीं माल देते। और कल को सामने वाले का नुकसान हुआ, कोई डील एजेंट अब लेना नहीं चाहता माल, सामने वाला कोर्ट में जरूर एजेंट को खींच लेगा। तो किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो, दिखावे में ना फंसो, किसी को ये मत कहो कि मैं किसी का एजेंट हूं, कल को थर्ड पार्टी को फायदा होता हुआ तो वो आप पे जरूर केस ठोकेगी,
प्रिटेंडेड एजेंट पे के मान ले, पैसे दे। और अगर थर्ड पार्टी को इनकार करके कॉन्ट्रैक्ट से फायदा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मानने से रिफ्यूज कर देगी। वो कहेगी राम यू आर नॉट द एजेंट ऑफ मोहन, हमने तो तेरे से डील ये समझ के की थी यू आर द एजेंट ऑफ मोहन। व्हेन यू आर नॉट द एजेंट ऑफ मोहन तो देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट। ये इन्फोर्स नहीं करवा सकता कॉन्ट्रैक्ट, समझे? ये कंपनसेशन नहीं ले सकता। तू कुछ है ही नहीं, तू जिसका एजेंट कह रहा है ही नहीं, उसका फ्रॉड है तू तो इसलिए नुकसान बढ़ना पड़ सकता है, फायदा लेने का राइट नहीं है। क्लियर? तो ये कह रहा है सेक्शन 235 एजेंट की क्या पोजीशन है? कहता है पर्सनल लायबल होता है लॉस कंपनसेट करने के लिए अगर उसका एलेज्ड प्रिंसिपल, जिसका वो खुद को एजेंट बोल रहा है, वो मानने से इनकार कर दे। तो राम कह रहा है आई एम द एजेंट ऑफ मोहन, इस नाम पे डील कर रहा है, और मोहन कहता है मैं नहीं हूं किसी का प्रिंसिपल, ये मेरी डील नहीं है। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? राम खुद लॉस देने के लिए। थर्ड पार्टी कहता है नो लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी हैज नॉलेज दैट एजेंट वाज नो अथॉरिटी। अच्छा, अब सामने वाले को पता था राम झूठा है। अगर थर्ड पार्टी को पता है राम झूठा है, ही इज नॉट द एजेंट ऑफ मोहन, झूठ बोल रहा है, फिर भी थर्ड पार्टी डील कर ले तो क्या कल को राम प्रिटेंडेड एजेंट से कंपनसेशन ले सकती है? ना। जब तुम्हें सच्चाई पता थी तुमने डील क्यों की? नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए तुम क्या है, पर्सनली उसको लायबल नहीं कह सकते। और कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्स करवा ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये धोखे से कॉन्ट्रैक्ट है। राम कह रहा है, राम सेज टू के ट्रेडिंग, के को कहता है दैट आई एम डीलिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। क्या मैं मोहन का एजेंट हूं? के ट्रेडिंग को कहता है राम, और डील कर लेता है। मान लो ₹1,00,000 का माल है, उसे डील कर लेता है ₹1,00,000 की। अब मोहन कहते हैं मंजूर है, ये माल ले लूंगा मैं, रेक्टिफाई कर दे तो ये ट्रांजैक्शन सही है, फिर के ट्रेडिंग कंपनी से मोहन ले सकता है। लेकिन इफ मोहन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन, मोहन कहता है, मोहन क्या कर देता है? मोहन रेपुडिएट इट या रिफ्यूज टू रेटिफाइड। मोहन मानने से इनकार कर देता है। अगर मोहन रिफ्यूज टू रेटिफाइड, मोहन इनकार कर दे, तो भाई सामने वाला के ट्रेडिंग वाला राम पे केस डाल सकता है, माल ले, नहीं तो कंपनसेशन भर। उल्टा माल हो गया महंगा, के ट्रेडिंग बेचना नहीं चाहती, के ट्रेडिंग इज नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड गुड्स फॉर 1 लाख टू राम। इस केस में राम क्या माल ले सकता है? क्या राम खुद के दम पे कह सकता है कि मेरा मालिक तो जो है ही नहीं, तो मेरी ही डील समझ लो, मेरे को माल दे दो? भैया ये वो केस नहीं है कि तूने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट किया अपने नाम से, फिर तो तू मालिक का नाम ही ना लिखता, मालिक की आईडी ना बताता, फिर तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट होता, यू कैन एनफोर्स। लेकिन यहां तो तुम एक बंदे का नाम दे रहे हो कि आई एम द एजेंट ऑफ मोहन, जबकि रियल में तुम मोहन के एजेंट नहीं हो, धोखा है। इस केस में अगर मोहन के ट्रेडिंग माल ना देना चाहे तो राम एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकता। 236 सेक्शन कहता है राम इज लायबल टू पे कंपनसेशन अगर लॉस हुआ टू के ट्रेडिंग। कल को मोहन कॉन्ट्रैक्ट मानने से इनकार करता है और वो सामान राम की हैसियत में नहीं ले तो नुकसान होता है, के ट्रेडिंग राम से ले सकती है। दूसरा सेक्शन 236, राम कांट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। राम इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। राम नहीं कह सकता कि चलो मुझे माल दो। ठीक, अगर मैं ये प्रूव कर दूं के ट्रेडिंग को सारी बात पता थी, के ट्रेडिंग को पता था राम इज नॉट द एजेंट ऑफ मोहन, उनका रोज मोहन के साथ उठना बैठना था, उन्होंने बात भी की, मोहन ने तो को पता भी नहीं कुछ, तो ये सब जानते थे। कल को कॉन्ट्रैक्ट फॉलो ना होने पे, मोहन के ना मानने पे ये माल नहीं लेता तो के ट्रेडिंग का लॉस होता है। क्या उस केस में के ट्रेडिंग इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम राम? नो। भाई तुम रियलिटी जानते थे कि बंदा झूठ बोल रहा है, फिर भी तुमने डील की, तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम राम, तुम कंपनसेशन नहीं ले सकते। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट अगले पॉइंट में 236, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवा सकता राम, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट धोखे से हो रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा ये, इसमें कोई भी डाउट? चलो नेक्स्ट, क्या कहता है?
लीगल पोजीशन बिटवीन प्रिंसिपल, सबएजेंट एंड एजेंट। लीगल पोजीशन बिटवीन प्रिंसिपल, एजेंट एंड सबएजेंट। क्या लीगल पोजीशन होगी बिटवीन एजेंट, सबएजेंट एंड प्रिंसिपल, तीनों के बीच? वैसे जनरली रूल तो ये होता है कि सब एजेंट इज नॉट लायबल टू प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल को जानता नहीं, लायबल नहीं है, तो सब एजेंट इज लायबल टू एजेंट। उसके लिए तो वही प्रिंसिपल है। क्लियर? और एजेंट इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट टू प्रिंसिपल। अगर सब एजेंट ने कुछ गलत काम किया तो उसके लिए क्या है, प्रिंसिपल को कंपनसेट कौन करेगा? एजेंट। और किससे लेगा? सब एजेंट से। सब एजेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं है, सब एजेंट एजेंट के लिए लायबल है। ये पढ़ा। तो ये टॉपिक है लीगल पोजीशन 191, 92, 93 सेक्शन। क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ सब एजेंट, सेक्शन 191। सब एजेंट क्या होता है? किसी एजेंट के अंदर जो एजेंट होता है वो सब एजेंट है। ही इज नॉट ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बट ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट ओनली। तो वो सब एजेंट है जो पर्सन को कौन एम्प्लॉय करता है? अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द एजेंट नॉट बाय प्रिंसिपल। तो वो क्या होता है? सब एजेंट। क्या सब्स्टिट्यूट एजेंट सब एजेंट होता है? क्या सब्स्टिट्यूट एजेंट सब एजेंट है? ना, नॉट अ सब एजेंट। भैया वो तो सीधा ही किसके अंडर एजेंट होता है? सब्स्टिट्यूट एजेंट जो होता है। सब्स्टिट्यूट एजेंट इज एजेंट अंडर कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल। वो तो सीधा ही प्रिंसिपल के अंडर एजेंट होता है, वो प्रिंसिपल के लिए सीधा ही लायबल होता है। कौन? सब्स्टिट्यूट एजेंट जो है प्रिंसिपल के लिए सीधा लायबल होता है। ठीक है? तो ये सब एजेंट नहीं होता। ये तो बस एजेंट नाम देता है कि उसको ले लो सर, उससे काम करवा लो, रेफरेंस देता है समय से। ठीक है? तो बस वो एजेंट तो सीधा किसके अंडर होता है? प्रिंसिपल के। तो सब एजेंट को तो कौन अपॉइंट करता है? एजेंट। मान लो राम प्रिंसिपल है, राम प्रिंसिपल और अनिल क्या है? एजेंट ऑफ राम। अब क्या हुआ? अनिल ने आगे सुनील को रख लिया। सुनील क्या है? सब एजेंट अंडर अनिल। तो सुनील कोई रिपोर्टिंग राम को सीधा नहीं करता, वो राम के लिए लायबल जनरली नहीं होता। लेकिन कुछ एरिया के कस्टम और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर सब एजेंट को अपॉइंट किया गया और लीगल तरीके से किया गया और कस्टम है कि प्रिंसिपल की नॉलेज में ये आगे एजेंट रखता है, तो फिर उसके कामों के लिए प्रिंसिपल लायबल हो भी सकता है। तो इसमें दो पॉइंट बना रहा है। लीगल पोजीशन वेयर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, सेक्शन 192। लीगल पोजीशन व्हेन सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। प्रॉपरली अपॉइंटेड का मतलब वही है कि विदिन नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी वो नहीं रोक रहा कि बना लो। ठीक है? नॉलेज के अंडर बना रहा है और एज पर कस्टम और यूजेज ऑफ बिजनेस। ट्रेंड है कि आगे लोग सब एजेंट बनाते हैं, तो प्रिंसिपल के इनडायरेक्टली हाँ है, इस तरह से एजेंट बनाया गया है उसकी नॉलेज में। प्रॉपरली का मतलब यह है। इस केस में प्रिंसिपल एजेंट के कामों के लिए लायबल हो सकता है। जनरल रूल तो वही है जो मैंने लिखा, लेकिन हो सकता है। एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नो डाउट सब एजेंट की एजेंट के लिए, और एजेंट की किसके लिए है? प्रिंसिपल के लिए। सब एजेंट किसके लिए लायबल है? एजेंट के लिए। नॉर्मली प्रिंसिपल के लिए नहीं। बट इन केस ऑफ फ्रॉड, ये मैंने कहा ना, सब एजेंट इज लायबल टू एजेंट ओनली, प्रिंसिपल के लिए नहीं। लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल नेग्लिजेंस, उस केस में सब एजेंट कैन बी होल्ड लायबल
लायबल टू प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के लिए लायबल हो सकता है। उस केस में वो प्रिंसिपल के लिए लायबल हो सकता है अगर कोई फ्रॉड धोखा करता है, नाम तो प्रिंसिपल का खराब होता है। तो मैं कह रहा हूं अगर सबजेक्ट रखा गया, ट्रेंड है उस एरिया का, प्रिंसिपल की नॉलेज में है, प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, तो उस केस में कहता है प्रॉपरली अपॉइंटेड है, तो इस केस में थर्ड पार्टी को सबजेक्ट कहता भी है। एरिया का ट्रेंड है वो बताता भी है सुनील के, यस सर राम जी का मैं एजेंट हूं, मिस्टर राम का, ये बताता भी है कि उसके अंडर मैं काम कर रहा हूं, तो फिर तो इसका मतलब लाइक एजेंट हो गया वो। फिर तो वो क्या है, कुछ गलत डील कर लेगा तो प्रिंसिपल इनकार नहीं कर सकता, प्रिंसिपल बाउंड है। जो ये बंदा डील करेगा उसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा, बाउंड, क्योंकि एरिया का ट्रेंड है कि सब एजेंट रखा जाता है, उसे भी पता है सब एजेंट रखा गया है, ठीक है, उसकी समझो इनडायरेक्टली कंसेंट है, प्रॉपरली अपॉइंटेड है। अब ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है सुनील के, भाई ओके माल खरीदो, राम का माल है, रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एम द एजेंट ऑफ राम। तो इसका मतलब कल को कोई डील हो तो कोई सुनील डील करे तो उसके लिए बाउंड हो जाएगा कौन, राम। राम थर्ड पार्टी को इनकार नहीं कर पाएगा। तो कंक्लूजन में यही है कि प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा थर्ड पार्टी के लिए फॉर द एक्ट ऑफ सुनील, सब एजेंट के लिए, अगर वो प्रॉपरली पॉइंट है, एरिया का ट्रेंड है, उसकी इनडायरेक्टली कंसेंट है एक तरह से प्रिंसिपल की, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई एम द एजेंट ऑफ राम, तो इस केस में वो राम जो प्रिंसिपल है लायबल होगा। सेकंड पॉइंट बी, एजेंट नॉर्मली किसके लिए लायबल है, प्रिंसिपल के लिए, सब एजेंट एजेंट के लिए। नॉर्मली सब एजेंट सीधा प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉड, धोखा करे, प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोले तो प्रिंसिपल सब एजेंट पे केस ठोक सकता है, नॉर्मली नहीं, ठीक। ये इसी में क्या कहता है सेक्शन 193, सेक्शन 193 मीन्स लीगल पोजीशन वेयर, लीगल पोजीशन वेयर सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, भाई उसकी कंसेंट नहीं, उस एरिया का ट्रेंड नहीं, मतलब ये है नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड से मतलब नॉट विद द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, उसकी अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल की नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं, नॉट एज पर द ट्रेंड ऑफ और कस्टम ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ट्रेंड कस्टम के अकॉर्डिंग भी नहीं है। तो उसमें लीगल पोजीशन यही कह रहा है ये कि उस सिचुएशन में सब एजेंट जो है काम करेगा, प्रिंसिपल सीधा ही ना कर देगा, मेरे को क्या मतलब, इस बंदे को मैं जानता नहीं, मेरा तो एजेंट ही कौन है, अनिल, कौन है सुनील, मैं जानता ही नहीं, तो फिर मालिक लायबल नहीं होगा। तो ये कह रहा है जब एजेंट ने कोई सब एजेंट रखा और वो क्या है प्रिंसिपल की नॉलेज में, प्रिंसिपल ने हाँ नहीं की, कोई ट्रेंड एरिया का नहीं, तो प्रिंसिपल कभी हाँ भी नहीं भरता सुनील की डील के लिए, तो इस केस में प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू ऑनर एनी कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन डन बाय सुनील ऑन बिहाफ ऑफ राम, माना नहीं जाएगा, राम मानने से इनकार कर सकता है। बाकी पॉइंट सेम है, मेनली तो अनिल लायबल है प्रिंसिपल के लिए, सुनील लायबल है अनिल के लिए, डायरेक्ट सुनील अनिल राम के लिए लायबल नहीं, वो तीनों पॉइंट सेम है। बस इस पॉइंट और इस पॉइंट में ये है कि उसकी नॉलेज के साथ है, एरिया का ट्रेंड है, तो प्रिंसिपल सुनील के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगा। सुनील लोगों को कह भी रहा है कि राम की तरफ से मैं डील कर रहा हूं, तो नॉर्मली राम बाउंड होगा। अगर कोई रूल नहीं है, एरिया का ट्रेंड नहीं है और बिना उसकी नॉलेज के प्रिंसिपल राम के सुनील को रखा गया है, तो इस केस में सुनील जो डील करेगा राम उसके लिए बाउंड नहीं होगा। बस ये चीज है, ज्यादा केस तो यही है नॉट बाउंड वाले ही कि बाउंड नहीं होगा, हम यही पढ़ते हैं ना ज्यादातर केसेस के अंदर। बोलो इसमें कोई भी डाउट हो जाएगा। फिर आएगा एजेंसी को कैसे टर्मिनेट करते हैं, एजेंसी टर्मिनेट कैसे होती है, और इरिवोकेबल एजेंसी, जो एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती, तो कल देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।